हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बेंगलोर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो बेंगलोर डिवीज़न आते हैं वहाँ पर ये पेपर टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर कंडक्ट हुए थे। और यह पेपर 25% LDCE कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो 11 जून 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम द फर्स्ट 2 डिजिट्स विल इंडिकेट्स, यानी नए वैगन नंबरिंग स्कीम के अनुसार जो पहला 2 अंक होता है वो क्या इंडिकेट करेगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो हम एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे कि अगर कोई वैगन नंबर जो हमारा 11 अंकों का है 22 13 18 1325 और लास्ट में हमारा 0 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट 2 डिजिट जो है फर्स्ट एंड सेकेंड वो हमारा बॉक्स एंड नेचल है को यह रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पहला जो फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होगा वो मेनली टाइप ऑफ वैगन को इंडिकेट करेगा, यानी कोई वैगन बक्सन है, BCN है, BTPN है, बॉबियन है, किस प्रकार के वैगन है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा अगर बात करें 3rd एवं 4th डिजिट्स की अगर बात करें तो यह मेनली ऑनिंग रेलवे यानी किस जोन से यह वैगन बिलोंग करता है उसको यह रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो 13 जो दिया गया है वो मेनली NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें 18 जो दिया गया है 4th 5th एवं 6th पैलेस पर वह मेनली ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर्स वैगन को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर कोई वैगन के लिए 18 कोड डिनोट किया गया है तो यह जो होगा वो 2018 में वैगन बना है, जिसके लिए लास्ट 2 कोड यहाँ पर 5वें एवं 6ठे स्थान पर लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें 7 8 9 10 प्लेस पर तो यह मेनली वैगन के सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जो लास्ट डिजिट जिसे हम चेक डिजिट्स बोलते हैं यह मेनली वैगन सही है गलत है उसको यह रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यह मेनली चेक डिजिट्स होते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ सारे नंबर्स को यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया था फर्स्ट 2 डिजिट्स तो यह मेनली टाइप ऑफ वैगन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B इसका सही उत्तर हो जाएगा, टाइप ऑफ वैगन। सेकेंड प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो सेकेंड जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रॉस लोड एंड वर्न कंडीशन, यानी वर्न एवं ग्रॉस लोड कंडीशन में जो मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप जो होता है वो कितना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है जिसमें ग्रॉस लोड एवं वर्न कंडीशन में मैक्सिमम परमिसिबल बफर जो ड्रॉप होते हैं वह 75 mm यहाँ पर अलाउ किए जाते हैं मैक्सिमम तौर पर, क्योंकि प्रश्न में ऑलरेडी मैक्सिमम पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर्स का एप्लीकेशन का क्या सिद्धांत है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ब्रेक एक्सीलेटर एक प्रकार का इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। जब भी इमरजेंसी में ब्रेक अप्लाई प्रेशर ड्रॉप किया जाता है तो इस दौरान यह पूरे कोचेज जितने भी रेक्स के कोचेज होते हैं सारे में एक समान रूप से ब्रेक लगाने का काम यह ब्रेक एक्सीलेटर के माध्यम से किया जाता है और यह मेनली BP पाइप से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो यह इमरजेंसी ब्रेक इन ईच कोच ऑफ रेक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मच लेंथ ऑफ LHB कोच इज इंक्रीज इन कंपेरिजन ऑफ ICF कोच। ICF कोच के कंपेरिजन में LHB कोचों की लंबाई कितना यहाँ पर इंक्रीज किए गए हैं। तो यहाँ पर हम दो केस देखेंगे, एक देखेंगे हम लेंथ अवर बॉडी और एक हम देखेंगे लेंथ अवर कपलर्स। एक तरफ हम ICF कोच को रखेंगे और सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर हम LHB कोचों को रखेंगे। ICF कोच की अगर बात करें लेंथ अवर बॉडी का, तो इस केस में इसका लंबाई 21,337 mm होता है। वहीं अगर बात करें लेंथ अवर कपलर के रिस्पेक्ट में ICF कोचेज का लेंथ, तो यह मेनली 22,297 mm होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें LHB कोचों का लेंथ अवर बॉडी का, तो यह मेनली 23,540 mm। वहीं अगर बात करें LHB कोचों का लेंथ अवर कपलर का, तो यह मेनली 24,000 mm होते हैं। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो LHB कोचों का जो लंबाई है वो ICF कोच के मुकाबले में लेंथ अवर बॉडी की केस में अगर बात करें तो यह 2,203 mm यहाँ पर ज़्यादा आप देख पा रहे होंगे। वहीं अगर बात करें लेंथ अवर कपलर के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो यह मेनली 1,703 mm यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी अगर अप्रॉक्स में अगर बात की जाए तो अप्रॉक्स में यहाँ पर 2.2 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। वहीं अगर बात करें लेंथ अवर कपलर के रिस्पेक्ट में तो 1.7 मीटर यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे अगर कि इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर कहीं भी अप्रॉक्स यहाँ पर नियर बाय में मेंशन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार का आप उत्तर यहाँ पर बता सकते हैं क्या यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर टेयर कंडीशन ऑफ LHB कोचेज। कोई LHB कोचों का खाली अवस्था में टेयर कंडीशन में हाइट कंपार्टमेंट का हाइट फ्लोर से कितना होना चाहिए रेल लेवल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर फ्लोर कंपार्टमेंट हाइट यहाँ पर पूछा गया है रेल लेवल से टीयर कंडीशन में LHB कोचों का, जो कि अगर बात करें तो यह 1320 mm यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑफ ब्रॉड गेज वैगन। यानी यहाँ पर मैक्सिमम फ्लैट सरफेस पूछा गया है। जब भी ब्रेक बाइंडिंग वगैरह जो आते हैं इसके कारण जो स्किड होकर जो हमारा व्हील्स चलते हैं, तो यहाँ पर व्हील्स के ट्रेड्स पर एक हमारा फ्लैट सरफेस क्रिएट होता है जिसे हम फ्लैट सरफेस के नाम से जानते हैं। इसमें अगर बात करें अगर तो कोचेज के लिए जो फ्लैट सरफेस की जो लिमिटेशन रखा गया मैक्सिमम वह 50 mm रखा गया है। वहीं वैगन की अगर बात करें तो वैगन के केस में यह 60 mm का रखा गया है। यहाँ पर चूंकि प्रश्न में वैगन के लिए पूछा गया था तो 60 mm यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर POH फॉर अ कोच अटैच टू मेल और एक्सप्रेस ट्रेन। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के साथ अटैच किए गए कोच का यहाँ पर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कोई अगर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन, यहाँ पर चूंकि यह मेंशन नहीं किया गया है कि किस प्रकार का रेक से यहाँ पर ICF है या LHB का रेक यहाँ पर यूज में लिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि यह ICF कोच की बिहाफ पर अगर बात करें यहाँ पर तो इसमें जो POH किए जाएंगे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन का वह 18 मंथ्स के अंतराल पर किए जाएंगे। वहीं अगर IOH की अगर बात करें तो यह मेनली 9 मंथ्स के अंतराल पर किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, POH सॉफ्ट शेड्यूल 3, सॉफ्ट शेड्यूल 2 एवं IOH सॉफ्ट शेड्यूल 1 ऑफ राजधानी कोचेज इज अ टाइप ऑफ। यानी कोई राजधानी कोचों का जिस केस में अगर बात करें तो SS2 जो है जिसे POH 1 के तौर पर लिया जाता है और SS1 जो है सॉफ्ट शेड्यूल 1 इसे IOH के तौर पर कंसीडर किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर सॉफ्ट शेड्यूल 2 का तो यह मेनली 3 इयर्स या 12 लाख किलोमीटर
जो भी पहले उस बिहाफ पर किया जाएगा। वहीं IOH यानी सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट की अगर बात करें तो 1.5 ईयर्स यानी 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बिहाफ पर किया जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है कि एक प्रकार का जो इसका सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट या सॉफ्ट शेड्यूल 2 जो किया जाएगा कोचेज का, राजधानी कोचेज का, वह एक प्रकार का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसमें प्राइमरी मेंटेनेंस के तौर पर यहाँ पर मेंटेनेंस किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक प्रकार का प्राइमरी मेंटेनेंस होता है, प्राइमरी मेंटेनेंस होता है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस यहाँ पर दिया गया है, तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस मेनली जो होता है वह मेनली करेक्टिव मेंटेनेंस के तौर पर लिया जाता है, करेक्टिव मेंटेनेंस के तौर पर यहाँ पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैरिज जो है, निरीक्षण कैरिज, इनका ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा गया जो कि RA से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे जो पूछे जाते हैं, रिसेंटली काफ़ी सारे डिवीजन में पूछे गए हैं। एक पूछे गए हैं VPH जो कि मेनली हाई कैपेसिटी पार्सल वाहन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा WCB यह मेनली पेंट्री कार को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं इंस्पेक्शन ऑफ अर्थ इक्विपमेंट फॉर बियर ऑफ कार्बन ब्रश, यानी अर्थ इक्विपमेंट का अगर इंस्पेक्शन किया जाता है, इस दौरान अगर कोई कार्बन वेयर्स पाया जाता है तो इसका जो जांच जो इंस्पेक्शन किए जाना चाहिए वह मेनली D2 एवं D3 शेड्यूल 2 शेड्यूल्सों में यहाँ पर किए जाते हैं, जिसके दौरान यहाँ पर कोई कार्बन अगर घिसा हुआ है या नहीं है इसकी जांच हम अर्थ इक्विपमेंट्स के इंस्पेक्शन के दौरान करते हैं। तो यहाँ पर D2 जो मेनली होता है वह 30 ± 3 डेज के अंतराल पर किए जाते हैं, और D3 की अगर बात करें तो 180 डेज ± 15 डेज के अंतराल पर इंस्पेक्शन अर्थ इक्विपमेंट का किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि एक बोगी में 2 एक्सेल होते हैं, सेकेंड बोगी में 2 एक्सेल होते हैं। अब यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक एक्सेल पर एक एक स्पीड सेंसर लगे होते हैं, तो यहाँ पर टोटल आपका स्पीड सेंसर यहाँ पर हो जाएगा एक इंड पर। सेकेंड इंड पर अगर बात करें हम, तो सेकेंड इंड के किसी एक एक्सेल पर अर्थिंग इक्विपमेंट यहाँ पर लगे होते हैं, यानी प्रत्येक बोगी में 1 के नंबर्स में यहाँ पर अर्थिंग इक्विपमेंट लगे होते हैं। अगर आपसे पूरे कोच में पूछा जाता है तो 2 की संख्या में यहाँ पर अर्थिंग इक्विपमेंट यहाँ पर एक्सेल पर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मैक्सिमम परमिसिबल विड्थ ऑफ सेलिंग इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचों में जब आप ब्रेक वाइंडिंग जब वगैरह जो आते हैं, जब व्हील स्किड होकर चलते हैं, तो इससे यह देखने को मिलता है कि ये जो रेल लाइंस है और ये हमारा व्हील्स है, जब यहाँ पर घिसिट कर चलते हैं, चक्की स्किड होकर चलते हैं, तो इससे यहाँ पर थ्रेड्स के ऊपर हीट जनरेट होता है, जिससे यहाँ पर थ्रेड्स में जो मटेरियल होते हैं वहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स में यहाँ पर गड्ढे यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मेटल पार्टिकल्स है वो यहाँ पर टूटकर बाहर निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार जो यहाँ पर कुछ गड्ढे यहाँ पर डेवलप होते हैं, जिसे यहाँ पर व्हील सेलिंग के तौर पर जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ लिमिट्स होते हैं व्हील सेलिंग को अलाउ करने का, जिसमें अगर बात करें कि लेंथ की बेसिस पर अगर बात करें तो जो व्हील सेलिंग का जो लेंथ अलाउ किया जाता है वह मैक्सिमम 40 mm तक अलाउ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें डेप्थ का, तो डेप्थ के केस में यह 1.5 mm तक अलाउ किया जाता है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं किया जा सकता, यह आपका मैक्सिमम लिमिट्स होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि प्रश्न में विड्थ पूछा, अगर लेंथ के बेसिस पर अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होना चाहिए था वह आपका
40 mm यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द हाइट ओवर रूफ ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों का हाइट ओवर रूफ पूछा गया है, यानी रूफ से यहाँ पर हाइट पूछा गया, प्रॉपर ग्रिल लेवल से रूफ का हाइट कितना होना चाहिए एलएचबी कोचों के केस में। तो यह मेनली जो होता है हाइट ओवर बॉडी का यहाँ पर, तो यह 4039 mm इसका हाइट होता है फ्रॉम ग्रिल लेवल से। यहाँ पर करेक्ट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी अगर बात करें एलएचबी कोचों के केस में, तो लेंथ ओवर बॉडी जो होता है वह 23,540 mm। लेंथ ओवर कपलर की अगर बात करें तो 24,000 mm होता है। विड्थ ओवर बॉडी यानी चौड़ाई की अगर बात करें एलएचबी कोचों का 3,240 mm। वहीं अगर बात करें हाइट ओवर बॉडी तो यह मेनली 4,039 mm होता है। तो इस प्रकार आप सारे डायमेंशन को एलएचबी कोचों के रिस्पेक्ट में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बायोडाइजेस्टर टैंक्स आर डेवलप्ड बाय। जो बायोडाइजेस्टर टैंक्स का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है, तो यह मेनली इंडिया रेलवे एवं डीआरडीओ के साथ मिलकर यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली जो बायोडाइजेस्टर टैंक्स होते हैं यह बायो टॉयलेट्स के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। इनमें अगर बात करें तो इनमें बैक्टीरिया के तौर पर एनरोबिक बैक्टीरिया को यहाँ पर एनरोबिक बैक्टीरिया का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जिसके अगर बात करें तो यह मेनली जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं इनको डाइजेस्टर टैंक के अंतर्गत एनरोबिक बैक्टीरिया से यहाँ पर रिएक्शन होते हैं, जो यहाँ पर रिएक्ट होकर गैस डेवलप करते हैं, वेस्ट को यहाँ पर हटा देते हैं। तो जो यहाँ पर डेवलप होते हैं वह मेथेन CH4। इसके अलावा बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर डेवलप होते हैं। इसके अलावा H2O वाटर के फॉर्म में यहाँ पर डेवलप होते हैं आफ्टर रिएक्शन विथ एनरोबिक बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द स्पीड पोटेंशियल ऑफ फिएट बोगी। फिएट बोगी का यहाँ पर स्पीड पोटेंशियल पूछा गया है। तो नॉर्मली जो यहाँ पर 160 kmph तक है, अगर इसमें अपग्रेड किया जाता है तो इसे अपग्रेड करके 200 kmph तक किया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर की अगर बात करें तो करेक्ट उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 160 kmph अपग्रेडेबल टू 200 kmph। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंड बाल ऑफ एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। जो एलएचबी कोचों का जो इंड बाल होता है या साइड बाल होता है या रूफ स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ये तीनों को मैन्युफैक्चरिंग फेरिटिक स्टील्स यानी SS40M के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो साइड वाल्व, इंड वाल्व, वहीं अगर बात करें, ध्यान रखें यहाँ पर रूफ सीट की बात नहीं किया जा रहा है, रूफ स्ट्रक्चर की बात किया जा रहा है। तो रूफ स्ट्रक्चर्स, साइड वाल एवं इंड वाल की अगर बात करें तो इनका मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मटेरियल यूज में लिया जाता है वह मेनली फेरिटिक स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसे SS409M के तौर पर जाना जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर बात करें तो रूफ सीट एवं थ्रो फ्लोर की अगर बात करें, रूफ सीट एवं थ्रो फ्लोर, इन दोनों को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल यूज में लिए जाते हैं वह ऑस्टेनेटिक स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसके अन्य में अगर बात करें तो SS304 यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि जो अंडर फ्रेम होता है, सोल बार जो होता है, अंडर फ्रेम
या इसे 16 बार अगर बोला जाए, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए मेनली IRSM 41 जिसे कॉटन स्टील भी बोला जाता है, इस प्रकार के मटेरियल का यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार आप सारे जितने भी यहाँ पर साइड वाल्व हो या इंड वाल्व हो, किस प्रकार के मटेरियल यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न में इंड वाल्व पूछा गया था, तो इसमें फेरेटिक स्टील SS 304M का प्रयोग किया जाता है, 409M का। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन केस ऑफ एयर स्प्रिंग फेलियर और स्पीड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ 10 किलोमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड। जब भी एयर स्प्रिंग में किसी प्रकार का फेलियर पाया जाता है, तो इस केस में अगर प्रॉपर रूप से यहाँ पर फेलियर कंडीशन देखने को मिलता है, तो इस केस में 60 kmph से आगे के लिए यहाँ पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर देखें अगर कि कोई एयर बेल्लो है, एयर बेल्लो में यहाँ पर फीवा डिवाइस लगे होते हैं। फीवा डिवाइस में एक कनेक्शन यहाँ पर एक बिल्लो से, सेकेंड यहाँ पर कनेक्शन सेकेंड बिल्लो से आता है, थर्ड यहाँ पर कनेक्शन BP पाइप का होता है, और यहाँ पर एक इंडिकेटर लगे होते हैं, दूसरा इंडिकेटर दूसरे साइड में लगे होते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जॉस्ट पोर्ट लगा होता है। जब भी यहाँ पर किसी एयर बेल्लो में डिफेक्ट्स पाया जाता है, तो यहाँ पर जो फीवा डिवाइस लगे हैं वह मेनली सेंस करता है, और यहाँ इसमें लगे जो इंडिकेटर होते हैं वह यहाँ पर ग्रीन से रेड कंडीशन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे यह सेंस करता है, तो यहाँ पर लगे एग्जॉस्ट पोर्ट जो कि ब्रेक पाइप का प्रेशर होता है वह मेनली एटमॉस्फेयर में ड्रॉप होने लगती हैं और कोचेज के अंतर्गत ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर फीवा डिवाइस फंक्शन करते हैं, यानी फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होते हैं। जब यहाँ पर अगर आप COT यहाँ पर हो जाएगी किसी प्रकार का यहाँ पर बेल्लो में डिफेक्ट पाया गया, तो उस केस में यहाँ पर 60 kmph से आगे अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे नंबर भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंतर्गत। तो प्रत्येक बोगी में एक फीवा डिवाइस होते हैं और 2 इंडिकेटर लगे होते हैं, फीवा इंडिकेटर। अगर आपसे कोच के भी यहाँ पर पूछा जाता है, तो 2 फीवा डिवाइस प्रत्येक कोच में और 4 फीवा इंडिकेटर प्रत्येक कोच में उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर। एक्सीडेंट मैनुअल के अंतर्गत यहाँ पर ट्रेन पार्टिंग्स कौन से क्लासेस में आएंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। तो मेनली यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्सीडेंट मैनुअल के अंतर्गत एक्सीडेंट को टोटल 16 क्लासों में डिवाइड किया गया, जिसमें A से लेकर R तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें I एवं O को करंट में समाप्त कर दिया गया है। अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो जो पूछा गया प्रश्न में ट्रेन पार्टिंग के लिए पूछा गया, तो ट्रेन पार्टिंग जो मेनली आते हैं वो क्लास J के अंतर्गत आते हैं, जिसमें फेलियर ऑफ इंजन एवं रोलिंग स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है क्लास J, जिसके अंतर्गत ट्रेन पार्टिंग्स आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो क्लास P के अंतर्गत मेनली कैजुअलिटी जो होते हैं, जब भी कोचिंग ट्रेन्स का डिलमेंट वगैरह होता है, ह्यूमन लॉसेज होते हैं, तो इस दौरान कैजुअलिटी जो डेवलप होते हैं यह मेनली क्लास P के लिए रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें क्लास K का, तो क्लास K मेनली फेलियर ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी पीवे से रिलेटेड होता है। वहीं क्लास C की अगर बात करें तो ट्रेन पासिंग इन रोड ट्रैफिक। क्लास A के अंतर्गत कोलिजन होते हैं, क्लास B के अंतर्गत फायर एंड ट्रेन। जब भी कोई किसी प्रकार का ट्रेन में आग लगता है तो वह मेनली क्लास B के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा ड्रिलमेंट वगैरह जो होते हैं वह मेनली क्लास D का पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेनली जो प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत अक्सर पूछे जाते हैं वह इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स यानी सांकेतिक दुर्घटना जो होता है उससे रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से क्लासेज आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो इंडिकेटिव जो एक्सीडेंट्स होते हैं सांकेतिक दुर्घटना, इसमें मेनली क्लास F, क्लास G एवं क्लास H आते हैं। क्लास F के अंतर्गत मेनली एवर्टेड कोलिजन को रखा जाता है, कोलिजन, जबकि क्लास G के अंतर्गत
ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स, किसी प्रकार के ब्लॉक रूल्स का अगर ब्रीच किया जाता है तो उसको क्लास जी के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि क्लास एच के अंतर्गत स्पैड को रखा जाता है, यानी सिग्नल पासिंग एट डेंजर कंडीशन। तो इस प्रकार आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्लास को यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर सेंटर पिवेट स्क्रू। सेंटर पिवेट स्क्रू के लिए यहाँ पर टॉर्क वैल्यू पूछा गया है कि कितना होना चाहिए। तो टॉर्क सेंटर पिवेट स्क्रू की अगर बात करें जिसमें M16 बोल्ट्स का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए जो टॉर्क वैल्यू रखा गया है वो 170 न्यूटन मीटर रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द सम ऑफ 10 नंबर्स इज 550, व्हाट इज दियर एवरेज। अगर किसी नंबर्स का यहाँ पर एवरेज निकालना हो तो टोटल सम यहाँ पर होता है। टोटल सम यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है 550 और टोटल नंबर्स कितना यहाँ पर है ना, टोटल 10 नंबर्स है तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर जो आपका निकल कर आएगा वह 55 निकल कर आएगा और दिए गए प्रश्न के लिए यहाँ पर एवरेज होगा। तो यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है PESD का यहाँ पर अर्थ पूछा गया, पूर्ण रूप पूछा गया है, जो कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है, जिसे अदर नेम में अगर बात करें तो इसे पायलट वाल्व भी बोला जाता है अदर नेम में। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो डिस्टेंस बिटवीन टू इनर फेस ऑफ द व्हील्स विल बी चेक्ड एट हाउ मेनी लोकेशंस। व्हील्स के दो इनर फेसों के बीच की दूरी कितने लोकेशन पर यहाँ पर लिए जाना चाहिए, चेक किया जाना चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। जब भी आपसे डिस्टेंस टू इनर व्हील्स के फेस के रिलेटेड पूछा जाए डिस्टेंस का तो वह मेनली 3 लोकेशंस पर मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक। हेड स्टॉक से स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शंस का यहाँ पर डायमेंशन पूछा गया है कितना mm होना चाहिए। तो अगर बात करें स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन का तो यह मेनली जो होता है वह 635 mm यहाँ पर स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक होता है। वहीं अगर आपसे मिनिमम पूछा जाता है तो मिनिमम यह 584 mm बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक होता, स्टैंडर्ड कंडीशन में 635 mm होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि जो बफर यूज किए जाते हैं इनमें बफर फेस लगा होता है तो बफर फेस का यहाँ पर जो डाया होता है वह 457 mm होता है और यह मेनली कास्ट स्टील का बना होता है। इसके अलावा अगर बात करें कि मैक्सिमम प्लंजर स्ट्रोक जो होते हैं, मैक्सिमम प्लंजर स्ट्रोक की अगर बात करें तो यह मेनली 127 mm होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बफर से रिलेटेड प्रश्न का तो अगर एक ही इन पर 2 बफर्स लगे हैं तो इन दोनों बफर्स के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं वो 1956 mm होते हैं। तो इस प्रकार आप सारे डायमेंशंस बफर से रिलेटेड याद रख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक एक्सीलरेटर इज कनेक्टेड टू। ब्रेक एक्सीलरेटर एक प्रकार का इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है और यह मेनली ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर CDTS PLC हैविंग जो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम जो कोचेज के अंतर्गत लगे होते हैं इनमें एक फंक्शन होता है PLC डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कि PLC क्या होता है तो PLC मेनली प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है और इसमें यह मेनली जो होता है वह
24 वोल्ट डीसी पर यह कार्य करता है और इसमें मेनली 8 इनपुट और अगर बात करें तो 4 आउटपुट इसके अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 इनपुट्स एवं 4 आउटपुट्स। इसका मेन फंक्शन की अगर बात करें कि पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का फंक्शन क्या होता है, तो यह मेनली टू रिकॉर्ड स्पीड ऑफ व्हीकल, यानी कोई अगर ट्रेन है उसके स्पीड को यह मेनली मेजर करता है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर सीडीटीएस फंक्शन करते हैं। अगर किसी रेक का स्पीड 30 kmph से एबव है और उसका जो रिसाइकल का जो लिमिट्स रखा गया वो दोनों कंडीशन में अगर एबव पाया जाता है तो उस केस में जो रिटेंशन टैंक की डिस्चार्ज साइकिल है वह यहाँ पर खुल जाता है और यहाँ पर वेस्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर यह फंक्शन करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो सेंटर पिवेट डज नॉट ट्रांसमिट्स एनी। जो सेंटर पिवेट्स होते हैं वो क्या इसमें से ट्रांसमिट्स नहीं करते हैं। तो सेंटर पिवेट मेनली अगर बात करें तो यह हॉरिजॉन्टल लोड्स को ट्रांसमिट्स करते हैं, ट्रैक्टिव फोर्स को भी ट्रांसमिट्स करते हैं एवं ब्रेकिंग फोर्स को भी ट्रांसमिट्स करते हैं। लेकिन अगर बात करें वर्टिकल फोर्सेस का तो ये वर्टिकल फोर्सेस का किसी भी प्रकार यह ट्रांसमिशन नहीं करता है। और यहाँ पर बात करें एज पर क्यूचेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर यही करेक्ट उत्तर होगा जो कि सेंटर पिवेट्स के माध्यम से ट्रांसमिशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग एंड वेस्टिबुल डोर्स। स्लाइडिंग और वेस्टिबुल डोर्स के फ्री मूवमेंट्स के लिए यहाँ पर जो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर मेनली शाफ्ट्स के ऊपर रेगुलर बेसिस पर वायर्स को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वायर शुड बी प्रोवाइडेड ऑन शाफ्ट्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक डिस्क मेड ऑफ। ब्रेक डिस्क बना होता है किसका बना होता है, तो ब्रेक डिस्क जो होते हैं यह मेनली जो एलएचवी कोचों में जो होते हैं एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रावधान किया गया है। यह मेनली अगर बात करें इसका डाया का तो डाया इसका 640 mm होता है। और थिकनेस की अगर बात करें तो थिकनेस नए कंडीशन में 110 mm और कंडम कंडीशन में 96 mm होते हैं। प्रत्येक एक्सल पर 2 की संख्या में ब्रेक डिस्क पाए जाते हैं। और जो यह बना होता है मटेरियल यूज किया जाता है बनाने में वह ग्रे कास्ट आयरन का यहाँ पर मटेरियल का प्रयोग ब्रेक डिस्क को बनाने में यूज में लिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि जो इस पर छोटी छोटी जो फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं ब्रेक डिस्क के ऊपर, यह मेनली कूलिंग पर्पस को देखते हुए, यानी जब भी कोई ब्रेकिंग किया जाता है हीट जनरेट होते हैं उसको यहाँ पर कूलिंग किया जा सके, इस पर्पस को देखते हुए ब्रेक डिस्क के ऊपर यहाँ पर फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं। साथ ही साथ 3 कंटिन्यूअस, ध्यान रखिए 3 कंटिन्यूअस अगर फिन्स ब्रोकन कंडीशन में पाया जाता है तो इस केस में यहाँ पर ब्रेक डिस्क को सर्विस में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का कि यहाँ पर मटेरियल पूछा गया था तो ग्रे कास्ट आयरन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में आप देखते होंगे कि एक बीपी यानी ब्रेक पाइप होता है और सेकेंड एफपी यानी फीड पाइप होता है। ब्रेक पाइप के लिए ग्रीन कलर का प्रयोग किया जाता है जबकि फीड पाइप के लिए वाइट कलर कोड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रीन जो ब्रेक पाइप होते हैं इनमें 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है जबकि एफपी में 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन कलर यहाँ पर ब्रेक पाइप्स के लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन। जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो होते हैं PESD, यह मेनली कहाँ पर माउंटेड होते हैं, तो यह मेनली इंड वाल पर माउंटेड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी शॉक ऑब्जर्वर्स। सेकेंडरी शॉक ऑब्जर्वर का यहाँ पर मेनली कैपेसिटी पूछा गया, कितना कैपेसिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें कि जो ICF कोचेज में अगर देखा जाए तो जो हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं इनका कैपेसिटी प्लस माइनस 600 kg एट द स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि सेकेंडरी शॉक ऑब्जर्वर पूछा गया है, जो कि यहाँ पर सेकेंडरी बोल्स्टर स्प्रिंग के पास जो हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर्स लगे होते हैं ICF बोगी के अंतर्गत, इसमें यहाँ पर 600 kg और ये प्लस माइनस में रेंज होते हैं और 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के यहाँ पर हिसाब से लिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी प्रेशर टैंक्स प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार। जनरेटर कार के ऊपर कितने प्रेशर टैंक्स अवेलेबल होते हैं, तो वह मिली 4 की संख्या में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, द कलर ऑफ BPC ऑफ क्लोज सर्किट रेक। CC रेक का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट रेक। यह एक प्रकार का फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत एक प्रकार के एग्जाम्पशन टाइप्स होते हैं क्लोज सर्किट, जिसमें अगर जब भी BPC जारी किया जाता है तो BPC जारी करते समय यहाँ पर एक जोनल वाइज जोन मेंशन होता है, इसी में यहाँ पर इसका सर्किट बना होता है जिसके यहाँ पर उसको रन करने होते हैं। अगर इसको सर्किट को ब्रीच करता है तो यहाँ पर BPC इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें अगर अन कंडीशंस का CC रैक के केस में, तो 100% ओरिजिनेटिंग कंडीशन में ब्रेक पावर परसेंटेज होनी चाहिए। ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर मिनिमम ब्रेक पावर 90% होने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें, इसको जारी करने के लिए येलो कलर पेपर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इस प्रकार के रेक को एग्जाम्पशन करने के लिए 100 मैन आवर पर रेक की रिक्वायरमेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें वैलिडिटी का, तो 30 + 5 डेज या 35 + 5 डेज यहाँ पर डेज बेसिस पर वैलिडिटी देख सकते हैं। वहीं किलोमीटर के यहाँ पर अगर वैलिडिटी देखा जाए तो इसमें अभी नेट ट्रायल बेसिस पर अगर 7500 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक या किलोमीटर बेसिस पर या वैरी देखने को मिलता है रेक टू रेक के बिहाफ पर। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कलर ऑफ BPC ऑफ क्लोज सर्किट रेक। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर कोई गार्ड या लोको पायलट्स के द्वारा प्रॉपर रूप से BPC के बैक पेज पर किलोमीटर मेंशन नहीं किया जाता है तो उस केस में BPC की वैधता यानी वैलिडिटी केवल और केवल 20 डेज का रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 863 to 840 mm एवरेज ट्रेड डायमीटर ऑफ 2 व्हील सेट्स ऑफ बोगी इन एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट्स। जब भी यहाँ पर कोई बफर एडजस्टमेंट किया जाता है तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि एक व्हील डाया के हिसाब से उसमें पैकिंग का यूज करना पड़ता है। तो इसमें अगर बात करें कि अगर कोई व्हील डाया 889 mm से लेकर 864 mm के बीच अगर हो तो उसके लिए जो यहाँ पर पैकिंग हार्ड पैकिंग का प्रयोग किया जाएगा बफर हाइट्स को एडजस्ट करने के लिए वह 13 mm यानी 13 mm का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर किसी व्हील डाया 863 से लेकर 840 mm तक होता है तो उस केस में जो हार्ड पैकिंग का प्रयोग किया जाएगा वह 26 mm का किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर व्हील डायमीटर 839 mm से लेकर 820 mm तक अगर होता है तो उस केस में जो हार्ड पैकिंग का प्रयोग किया जाएगा वह 38 mm का यानी 38 mm की पैकिंग का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अगर व्हील डायमीटर बिलो 819 mm 19 mm अगर होता है तो उस केस में जो हार्ड पैकिंग का प्रयोग किया जाएगा वो 48 mm का प्रयोग किया जाएगा बफर हाइट्स को एडजस्ट करने के लिए। तो इस प्रकार आप सारे व्हील डायमीटर के हिसाब से पैकिंग का प्रयोग देख सकते हैं, जो कि मेनली 4 प्रकार के पैकिंग का प्रयोग करते हैं हार्ड पैकिंग का 13 mm 26 mm 38 mm एवं 48 mm का, जो कि यहाँ पर व्हील डाया के बिहार पर होते हैं। अब यहाँ पर व्हील डाया जो दिया गया है वह दिया गया है
63 से लेकर 840 mm तक दिया गया है। तो इस केस में जो हम हार्ड पैकिंग का प्रयोग करेंगे वो केवल और केवल 26 mm हार्ड पैकिंग का प्रयोग करेंगे बफर हाइट्स को यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 26 mm। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द कंडमिंग लिमिट्स ऑफ एलएचवी व्हील डायमीटर। एलएचवी व्हील डायमीटर का यहाँ पर कंडमिंग लिमिट पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नए कंडीशन में 915। इसके बाद अगर बात करें 100 पीसू साइज का, 100 पीसू साइज जो होता है वो 862 mm एवं कंडम कंडीशन 840 mm 45 mm पर लिया जाता है जो कि एलएचवी कोचों के लिए होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें अगर आईसीएफ कोचेस के लिए अगर पूछा जाता है तो आईसीएफ कोच में नए कंडीशन में व्हील डाया जो होता है 915। इसके अलावा अगर बात करें 100 पीसू साइज का तो 837 mm, कंडम कंडीशन में 825 mm पर इसको कंडम किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर कोई रेक वंदे भारत का है तो वंदे भारत के केस में यह 952 mm 952 mm नए कंडीशन में। इसके अलावा 896.5 जो होता है वो इसके 100 पीसू साइज को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा 877 mm इसके कंडम कंडीशन के व्हील डाया को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर बात करें कि कोई अगर बीएलसी का रेक है, बीएलसी वैगन्स के व्हील्स है, तो इस केस में नए कंडीशन में 840 mm, इस 100 पीसू साइज की अगर बात करें तो 793 mm और कंडम कंडीशन 780 mm पर किया जाता है। वहीं अगर बात करें बॉक्सेन या बीसीएन के केस में अगर वह कैशनप ट्रॉली का पार्ट्स बोगी का व्हील्स है तो नए कंडीशन में 1000 mm लिया जाता है। 100 पीसू साइज की अगर बात करें तो 919 mm और कंडम कंडीशन में यह 906 mm पर यहाँ पर कंडम किया जाता है। तो इस प्रकार आप लगभग सारे रेक्स का यहाँ पर देख सकते हैं कि नए कंडीशन 100 पीसू साइज एवं कंडम कंडीशन में व्हील डायमीटर कितना होना चाहिए। यहाँ पर चूंकि एलएचवी व्हील डायमीटर पूछा गया था जो कि यहाँ पर कंडमिंग लिमिट पूछा गया था तो 845 mm यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ प्रॉपर लॉकिंग ऑफ सीबीसी इज इंश्योर्ड। सीबीसी के प्रॉपर लॉकिंग होने का इंश्योर कैसे किया जाएगा। तो जब भी आप विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं तो सीबीसी अगर कोई कपल अवस्था में पाया जाता है तो इसके लिए इंश्योर करने के लिए हमें कुछ यहाँ पर देखना पड़ता है। पहला अगर बात करें तो इसमें जो टेल टेले जो स्लॉट्स होता है यह प्रॉपर रूप से क्लियर विजिबल होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें जिसे हम इन्वर्टेड वी के तौर पर बोलते हैं यह प्रॉपर हमें क्लियर दिखना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो रिवेट्स ऑफ लॉक लिफ्टर असेंबली जो होता है वह भी प्रॉपर यहाँ पर दिखने चाहिए। थर्ड कंडीशन यहाँ पर होता है कि जो रोटेटरी लीवर रिब जो होता है वो प्रॉपर वर्टिकल कंडीशन में यहाँ पर होना चाहिए। तो यह सारे देखकर आप यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका सीबीसी कपल हुआ है वो प्रॉपर रूप से कपल अवस्था में यहाँ पर इंश्योर किए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी किसी कपलर्स में यहाँ पर लॉकिंग पिन के प्रावधान होता है तो वो अगर यहाँ पर होते हैं तो वो भी एक इंश्योरमेंट के यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर लॉक लिफ्ट असेंबली क्लियर विजिबल, टेल स्लेट स्लॉट भी यहाँ पर विजिबल, रोटेटरी लॉक लिफ्टर रिब इन वर्टिकल पोजीशन। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पर होगा यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जिसको देखते हुए आप प्रॉपर लॉकिंग सीबीसी का इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेंथ अवर बॉडी ऑफ एलएचवी कोच। एलएचवी कोच का लेंथ अवर बॉडी पूछा गया है जो कि 23,540 mm होता है। लेंथ अवर कपलर की अगर बात करें तो यह 24,000 mm हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 23,540 सी में दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन व्हील सेट व्हाट डू यू फर्स्ट। अगर ब्रेक बाइंडिंग व्हील सेट्स एक व्हील सेट पर अगर होता है तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। तो एज पर क्वेश्चन अगर ऑप्शन नंबर देखें
तो यहाँ पर WSP ब्रेक कैलिपर यानी LHV के यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कोई एक एक्सल है जिनमें 2 ब्रेक सिलेंडर लगे हैं, ब्रेक कैलिपर के माध्यम से यहाँ पर वर्किंग करते हैं, और एक कनेक्शन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के माध्यम से यहाँ पर आपका डंप वाल्व लगा है, यानी एक कनेक्शन यहाँ पर डंप वाल्व के पास आता है। इसके बाद अगर देखें तो डंप वाल्व में सबसे पहले प्रेशर आने के बाद यहाँ पर दोनों ब्रेक सिलेंडर के पास प्रेशर जाता है। एक कनेक्शन डंप वाल्व का यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर से यहाँ पर होता है, और डंप वाल्व में एक एग्जॉस्ट पोर्ट भी होता है प्रेशर को रिलीज करने के लिए एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पर अगर बात करें कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर वर्किंग करते हैं वो 100 वोल्ट DC पर वर्क करते हैं, जबकि डंप वाल्व आपका 24 वोल्ट्स DC पर वर्क करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी आपका लोको पायलट द्वारा जैसे ही प्रेशर ड्रॉप किया जाता है BP प्रेशर, जब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से यहाँ पर डंप वाल्व से होते हुए प्रेशर जब भेजा जाता है, तब यहाँ पर अगर कुछ जाम वगैरह यहाँ पर पाया जाता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखते हुए जो 4 एक्सल होते हैं, किसी एक एक्सल यहाँ पर जाम चलेगा, जिसका सिग्नल स्पीड सेंसर जो WSP में लगे स्पीड सेंसर होते हैं उसके माध्यम से माइक्रो प्रोसेसर को भेजा जाएगा, और माइक्रो प्रोसेसर को यह सिग्नल भेजा जाएगा डंप वाल्व को कि पार्टिकुलर किसी एक्सल का यहाँ पर जो एक्सल है वो प्रॉपर रूप से जाम चल रहा है, तो वहाँ से यह एटमॉस्फेयर के जरिए यहाँ से प्रेशर को बेंट आउट कर देगा, और एज रिक्वायरमेंट जहाँ तक वहाँ पर प्रॉपर एक्सल यहाँ पर रिलीज ना हो जाए वहाँ तक ये प्रेशर वेंट आउट करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर डंप वाल्व वर्क करते हैं। अब जो प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ब्रेक कैलिपर जो है, जो भी एक्सल पर दोनों ब्रेक कैलिपर को जाम होंगे या नहीं है इसका हम जांच करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। सेकेंड यहाँ पर कि हमारा जो 2 सिलेंडर यहाँ पर लगे हैं, दोनों सिलेंडर यहाँ पर हमारा प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। थर्ड यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो हमारा डंप वाल्व लगे हैं वह डंप वाल्व प्रॉपर रूप से यहाँ पर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका हम देखेंगे। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डंप वाल्व यानी 1 डंप वाल्व प्रत्येक एक्सल पर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिसके माध्यम से ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि एक व्हील सेट पर अगर ब्रेक बाइंडिंग होता है तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो इस केस में आप जो होगा वह ब्रेक कैलिपर आपका जाम है या सही वर्क कर रहा है इसका जांच करना है। सेकेंड यहाँ पर कर सकते हैं कि आपका ब्रेक सिलेंडर वगैरह जाम है या नहीं है, इसको आप जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डंप वाल्व है वो आपका अफेक्टेड है या वर्किंग कंडीशन में, इसको भी आप जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आइदर A, B एवं C तीनों हो सकता है यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व का यहाँ पर एप्लीकेशन पूछा गया है। तो यह मेनली ब्रेकिंग, जब भी हम सर्विस एप्लीकेशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के माध्यम से प्रेशर हमारा डंप वाल्व में जाता है, डंप वाल्व से यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर प्रेशर भेजे जाते हैं। इसके अलावा जैसे ही हमारा एक कनेक्शन हमारा माइक्रो प्रोसेसर से होता है, जैसे ही कोई एक्सल जाम पाया जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर से भेजे गए सिग्नल के आधार पर एग्जॉस्ट पोर्ट में यहाँ पर प्रेशर को ड्रॉप आउट कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में, जिससे हमारा ब्रेक सिलेंडर रिलीज हो जाते हैं। यानी यह मेनली ब्रेकिंग एवं डी ब्रेकिंग दोनों करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एयर स्प्रिंग गेट्स इट्स एयर सप्लाई फ्रॉम, यानी एयर स्प्रिंग्स जो अपना एयर सप्लाई प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कोई एयर बेल्लो है कोचिज के अंतर्गत, प्रत्येक बोगी में 2 एयर बेल्लो होते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर एक एयर बेल्लो लेंगे। यहाँ पर आपका लेबलिंग बाल्ब लगा होता है। लेबलिंग बाल्ब मेनली 3 वे पोर्ट्स होता है, 3 कनेक्शन यहाँ पर होते हैं। एक कनेक्शन आपका मेन रिजर्वायर जो कि 150 लीटर का होता है, जिसको फीड पाइप के माध्यम से चार्ज किया जाता है। और थर्ड कनेक्शन की अगर बात करें तो यह मेनली एग्जॉस्ट से होता है। और इसमें अगर बात करें हम
तो जो लेवलिंग बाल होते हैं यहाँ पर हॉरिजेंटल लीवर जो होता है इंस्टॉलेशन लीवर के माध्यम से वह बोगी फ्रेम से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही आपका हाइट, जैसे पैसेंजर अधिक से अधिक यहाँ पर कोचेज के अंतर्गत आते हैं, आपके एयर बिल्लो पर अधिक प्रेशर बढ़ता है, जिससे आपका जो हाइट है वह नीचे की तरफ आता है, बफर हाइट नीचे आएगा। तो इस दौरान जो लेवलिंग वाल्व का काम होता है कि वह प्रेशर को ब्रेक्स जो एयर स्प्रिंग में यहाँ पर कनेक्शन कर देता है। सेकेंड, यहाँ पर स्टेज यह हो सकता है कि जो आप जब भी किसी स्टेशन पर पैसेंजर यहाँ पर उतरते हैं तो वहाँ पर कम वेट होने के कारण यहाँ पर आपका हाइट यहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं। तो ज़्यादा के हाइट के केस में यहाँ पर मिलनी जो होते हैं वह इसमें लगे एग्जॉस्ट पोर्ट से कनेक्शन यहाँ पर एयर बिल्लो का कर दिया जाता है और प्रेशर सफिशिएंट अमाउंट तक यहाँ पर ड्रॉप कर दिए जाते हैं ताकि वह लेवल फिर से एक समान रूप से हो सके। तो इस प्रकार यहाँ पर एयर बिल्लो फंक्शन करते हैं लेवलिंग वाल्व। और यहाँ पर एयर बिल्लो में अगर बात करें तो LHB कोचों में जो एयर रिजर्वायर लगा होता है वह मिली 60 लीटर का होता है। और वहीं अगर बात करें, अगर आपसे हाइब्रिड कोचों में पूछा जाता है तो हाइब्रिड कोचों में यह 40 लीटर देखने को मिलता है। तो जब तक आपसे प्रश्न में LHB कोच मेंशन नहीं किया जाता है तो उस केस में एयर बिल्लो का जो रिजर्वायर है वह 60 लीटर मेंशन ना करें। जैसे ही आपसे LHB कोच पूछा जाता है तो आप 60 लीटर के हिसाब से आंसर मार्क करें। यहाँ पर केवल प्रश्न पूछा गया था कि एयर स्प्रिंग्स में जो प्रेशर आता है वो कहाँ से आता है, तो 150 लीटर रिजर्वायर फॉर एयर स्प्रिंग्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड जाम ऑफ ब्रेक कैलिपर। ब्रेक कैलिपर को जाम होने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कि जो ब्रेक कैलिपर का जो पिन होता है उसको रेगुलर बेसिस पर क्लीन एवं लुब्रिकेट करते रहे मिडल पिन को, जिससे वो प्रॉपर रूप से फंक्शन करेगा, जाम नहीं होगा। सेकेंड, यहाँ पर जो ब्रेक शू जो होते हैं ब्रेक कैलिपर में, जो हमारा ब्रेक सिलेंडर पर जो हमारा माउंटेड होते हैं ब्रेक शू, वह प्रॉपर रूप से क्लीन एवं लुब्रिकेट किया जाना चाहिए ताकि वो प्रॉपर रूप से फंक्शन करे। साथ ही साथ हमें जो एडजस्टर नट जो होते हैं इनको समय समय पर यहाँ पर रोटेट करके यहाँ पर चेक किया जाना चाहिए ताकि यह प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। ये सारे स्टेप्स आप यहाँ पर करके करेंगे तो आप यहाँ पर ब्रेक कैलिपर को जाम होने से यहाँ पर बच सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, PESD का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द लेंथ अवर CVC ऑफ LHB कोच। लेंथ अवर बॉडी 23,540 mm, लेंथ अवर कपलर 24,000 mm LHB कोचों में होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, POH ऑफ बॉक्सन वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ्स। जो बॉक्सन वैगन का, यहाँ बॉक्सन वैगन को यहाँ पर आप बोल सकते हैं बोगी ओपन वैगन्स के लिए लिया जाता है, जिसमें एयर ब्रेक जो होते हैं वो न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम पर आधारित होते हैं। इनका अगर बात करें कि जो बॉक्सन वैगन जो होते हैं इनका फर्स्ट यानी न्यूली बिल्ड जो POH होता है वो मेनली 6 ईयर्स के अंतराल पर किए जाते हैं। वहीं सब्सिक्वेंट पीरियड में अगर बात करें तो 4.5 ईयर्स यानी 54 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं। वहीं अगर ROH की अगर बात करें तो बॉक्सन वैगन का ROH चाहे वो नए कंडीशन में हो या सब्सिक्वेंट पीरियड में हो, प्रत्येक कंडीशन में या 18 मंथ्स यानी 18 महीने के अंतराल पर इनका ROH किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पूछा गया था यहाँ पर ROH POH बॉक्सन वैगन का पूछा गया है तो 4.5 ईयर्स यानी 54 मंथ्स यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि बॉक्सन वैगन के लिए जो इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस से रिलेटेड जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स दिया गया है वह G70 दिया गया है, तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो व्हाट बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटीमेशन ऑफ पार्शियल कपलिंग ऑफ CBC। यानी यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटीमेशन है
पार्शियल कपलिंग का, अंशतः कपलिंग का, सेंटर बफर कपलर्स का। तो जब भी यहाँ पर सीबीसी कपल कंडीशन में पाया जाता है, इसका इंश्योर करने के लिए कुछ कंडीशन देखा जाता है, जिनमें अगर बात करें तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो टेल टले शॉट्स जो है, टेल टले स्लॉट वह प्रॉपर रूप से क्लियर होना चाहिए, जिससे इन्वर्टेड भी बोलते हैं, वह प्रॉपर रूप से क्लियर व्यू यहाँ पर आने चाहिए। सेकंड, यहाँ पर देखा जाता है कि जो रोटेटरी लीवर रिब जो होता है वह यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन में दिया गया कि नॉट नहीं होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर गलत है। थर्ड, यहाँ पर देखें तो लॉक लिफ्टर असेंबली इज क्लियरली विजिबल है, जो लॉक लिफ्टर असेंबली जो होता है वो क्लियर विजिबल होना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार देखिए तो रोटेटरी लीवर इज नॉट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं होना चाहिए, यानी यह वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। तो यह भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही दिया गया है। केवल अब स्टेटमेंट भी दिया गया है कि रोटेटरी लीवर यहाँ पर वर्टिकल में नहीं होनी चाहिए, जो कि गलत यहाँ पर बोला गया है। अब हमारा पार्शियल कपलिंग के लिए यहाँ पर इंटीमेशन जो है वो नॉट वर्टिकल कप, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक सिलेंडर बिलो ऑफ ब्रेक कैलिपर यूनिट्स शुड नॉट बी अलाउड इट। यहाँ पर कि कोई ब्रेक कैलिपर यूनिट्स के ब्रेक सिलेंडर बिलो का अलाउ कब नहीं किया जाना चाहिए, जब जो ब्रेक सिलेंडर का जो बिलो है वह बेंट बिलो में बेंट होगा, तो उस केस में यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, यानी बेंट बिलो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एनआरबी इज प्रोवाइडेड इन। जो एनआरबी का फुल फॉर्म होता है वो नॉन रिटर्न वाल्व होता है, वह मेनली अगर बात करें तो यह फीड पाइप में प्रोवाइडेड होते हैं। इनमें ब्रांच पाइप डट कलेक्टर लगे होते हैं। आगे यहाँ पर ब्रांच पाइप बढ़ने पर आपको आइसोलेटिंग कॉक मिलेगा। आइसोलेटिंग कॉक को आगे बढ़ने पर आपका यहाँ पर एनआरबी नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है। इसके आगे आपका ईआर टैंक लगा होता है। एनआरबी का काम होता है कि फीड पाइप के प्रेशर को ईआर टैंक को भेजना, लेकिन यह वापस नहीं आने देता है। इस प्रकार आपका एनआरबी फंक्शन करता है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चेकिंग ऑफ टेल टले रेसेज फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर कपलिंग इज डन इन। जब भी यहाँ पर प्रॉपर कपलिंग सीबीसी का जांच किया जाता है, जिसमें हमें टेल टले स्लॉट्स को देखना पड़ता है, जिसे हम इन्वर्टेड भी बोलते हैं। तो इसको हम डिपो 1, डिपो 2 एवं डिपो 3 तीनों शेड्यूल्स में यह जांच किया जाता है प्रॉपर रूप से, ताकि हमारा सीबीसी प्रॉपर कपल है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी D1, D2 एंड D3 शेड्यूल्स करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक एक्सीलेटर आर फिटेड इन। ब्रेक एक्सीलेटर जो फिट होते हैं वह मेनली ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होते हैं, और यह मेनली इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस के प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ कैन आइडेंटिफाई द एक्चुअल पोजीशन ऑफ चेन पुलेट। चेन पुलेट का एक्चुअल पोजीशन को आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि अगर किसी गाड़ी में चेन पुलिंग हुआ हो तो उसका जो पुल बॉक्स होगा वह डाउन पोजीशन में होगा, साथ ही साथ उस पार्टिकुलर कोच से आपका प्रेशर ब्रेक पाइप का ड्रॉप होगा और आपको हिसिंग साउंड सुनाई देगा अंडर फ्रेम में, जहां आपका पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व जो चोक डायल लगा होता है वहां से आपका बीपी प्रेशर ड्रॉप होते का आवाज़ आपको हिसिंग साउंड के रूप में सुनाई देगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पार्टिकुलर किस कोच में यहाँ पर चेन पुलिंग किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुल बॉक्स विल बी इन डाउन पोजिशन एंड हिसिंग साउंड कैन हियर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA। WRA का फुल फॉर्म पूछा गया, जो कि होता है वाटर रेजिंग एपरेटस। तो यहाँ पर करेक्ट जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वाटर रेजिंग एपरेटस। इनको ऑपरेट करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम प्रेशर की अगर बात करें तो यह मेनली होता है 0.5
35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मैक्सिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA वो होता है 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, ड्यूरिंग द एयर ब्रेक टेस्ट ऑफ द रेक विच होज पाइप शुड बी कनेक्ट फर्स्ट। जब भी आप एयर ब्रेक टेस्ट करने के लिए सबसे पहले रेक में जो पाइप कनेक्ट करना चाहिए वह यहाँ पर BP पाइप कनेक्ट करना चाहिए और BP पाइप का ही यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चेक करना चाहिए, ताकि यहाँ से आप इंश्योर कर सकते हैं कि किसी गाड़ी में आपका NRB वगैरह डिफेक्टिव है तो उसका भी आप आइडेंटिफाई पहले आप ब्रेक पाइप टेस्ट के करने से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर कोच के अंतर्गत या ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत आपका NRB प्रॉपर वर्क कर रहा है या डिफेक्टिव कंडीशन में, इसका आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन BLC वैगन। BLC वैगन के अंतर्गत एम्प्टी लोड डिवाइस को सेंस करने के लिए कौन सा डिवाइस लगाया गया है, तो वह मेनली LSD लोड सेंसिंग डिवाइस लगाया गया है। यह मेनली जो प्रोवाइडेड होते हैं वह बोगी के जो ब्लस्टर होते हैं और लोअर प्लैंक्स होते हैं, इनके बीच यह प्रोवाइडेड होते हैं और इसके बीच जो गैप होता है वह मेनली 16 ± 1 mm का गैप होता है। जब भी वैगन यहाँ लोडेड कंडीशन में होता है तो यह जैसे इसके जो प्लंजर होते हैं लोअर प्लैंक्स प्लेट्स पर टच करते हैं तो यह मेनली लोडेड कंडीशन को सेंस करता है और उसी के बिहाफ पर यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर यहाँ पर भेजा जाता है DB के माध्यम से। अगर यह एम्प्टी कंडीशन को सेंस करता है तो इस दौरान प्रेशर 2.2, लोडेड कंडीशन में यह ब्रेक सिलेंडर को 3.8 kg का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के माध्यम से भेजा जाएगा। अगर बात करें कि इसका नंबर्स कितने कितने नंबर्स में यहाँ पर बोगी में होते हैं तो 01 LSD प्रत्येक बोगी में अवेलेबल होते हैं। वहीं अगर बात करें तो 2 के नंबर्स में LSD प्रत्येक BLC कार में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर LSD डिवाइस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि BLC वैगन में ऑटोमेटिक रूप से एम्प्टी बम लोडेड के पहले स्थान पर यहाँ पर लगाया गया है प्रॉपर रूप से सेंस करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार। एंटी रोल बार का मेन फंक्शन पूछा गया है, जो कि किसी भी कोच के रोलिंग मोशन को प्रिवेंट करने का काम जो होता है वह मेनली एंटी रोल बार के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन LHP कोचेज। LHP कोचों में यूज में लिए जाने वाले ब्रेक सिस्टम का सिद्धांत क्या है, तो यह मेनली ट्विन पाइप विथ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक यह ब्रेक सिस्टम पर आधारित है। यह इस LHP कोचों का ब्रेक सिस्टम का यहाँ पर प्रिंसिपल होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो LHP कोचों में जो ब्रेक डिस्क उपलब्ध होते हैं वो आपका एक्सल माउंटेड होते हैं। वहीं अगर आपसे वंदे भारत के अंतर्गत पूछा जाएगा कि किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम का प्रावधान है, तो इसमें मेनली व्हील माउंटेड ब्रेक सिस्टम का प्रावधान है, जबकि LHP कोचों में एक्सल माउंटेड ब्रेक सिस्टम का प्रावधान है। तो दोनों में आप यहां पर डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, ब्रेक एक्सीलेटर स्टॉप्स वेंटिंग व्हेन BP प्रेशर रीचेज टू। यहां पर ब्रेक एक्सीलेटर जो कि ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होते हैं और यह मेनली इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशंस प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि यह जो BP प्रेशर कितने पर रीच होने पर यहाँ पर ब्रेक एक्सीलेटर यहाँ पर वेंट करना स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है। जब इसमें जो प्रेशर है 2.5 से लेकर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेंज में अगर आता है तो इस दौरान ब्रेक एक्सीलेटर्स वेंट करना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ए स्टार्ट बिजनेस विथ RS 3500 रुपीज आफ्टर 5 months B ज्वाइंस विथ ए एज इज पार्टनर आफ्टर अ ईयर, यानी 1 ईयर्स के बाद द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3, व्हाट इज बी कंट्रीब्यूशंस इन द कैपिटल। यानी कोई ये पर्सन है जो अब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है 3500 रुपये के साथ, उसके 5 महीने बाद यानी आफ्टर 5 months बी ज्वाइन करता है उस बिजनेस में एज ए पार्टनर के तौर पर। जब 1 ईयर्स बाद जब प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है तो वो 2:3 में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि जो बी का कंट्रीब्यूशन उस बिजनेस के अंतर्गत है वो कितने कैपिटल से हुआ है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो ए कोई पर्सन है वो 3500 रुपीज, चूँकि यहाँ पर 1 ईयर्स के बाद यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 1 ईयर्स में टोटल 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर बात करें बी का, तो बी का यहाँ पर अमाउंट हमें नहीं पता है। 5 मंथ यानी 5 मंथ्स के बाद यह ज्वाइन करता है, तो टोटल 12 मंथ्स में 5 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया तो वह सिंपली 7 मंथ का ही यहाँ पर प्रॉफिट डिवाइड उनके अंतर्गत किया जाएगा। दोनों को डिवाइड करने का रेशियो लिया जाता है, वो 2:3 लिया जाता है। जब इस प्रकार की इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो आपका 9000 रुपये निकल कर आएगा, जो कि बी का एज ए कैपिटल के तौर पर कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन रिलीज टाइम ऑफ मेल और एक्सप्रेस कोच इज। कोई मेल और एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पर कोचेज का रिलीज टाइम पूछा गया है अगर उसे फुल सर्विस एप्लीकेशन किया जाता है। तो जब भी कोई कोचेज में रिक्स में फुल सर्विस एप्लीकेशन किया जाता है, इस दौरान लोको पायलट्स के द्वारा प्रॉपर रूप से या कोई टेस्टिंग किया जाता है, उस दौरान जो हम A9 वाल्व से जो प्रेशर ड्रॉप करते हैं वो 1 से लेकर 1.5 kg तक का प्रेशर मैक्सिमम ड्रॉप करते हैं, जिसमें गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। जब इसको रिलीज़ किया जाता है, इसको ब्रेक लगने में 3 से 5 सेकेंड का समय लगेगा, यह आपका एप्लीकेशन टाइम है। जबकि रिलीज टाइम की अगर बात करें तो यह मेनली चूँकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम पर आधारित होते हैं, तो इसमें रिलीज होने में 15 से लेके 20 सेकेंड का समय यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स ऑफ द स्प्रिंग कैन बी सीन ऑन। जो स्प्रिंग्स होते हैं इनमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स मेंशन होते हैं, तो इनको कहाँ पर देखा जा सकता है, वो यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। स्प्रिंग में जो आपका कॉपर बैंड या AI बैंड जो मेंशन किया गया है, तो वो उसके एक अलग अलग यहाँ पर डिनोट करते हैं वो अपने बैंड्स के आधार पर। यहाँ पर अगर बात करें कि कोई अगर स्प्रिंग है जिनमें अगर AL यानी एल्युमिनियम बैंड्स अगर इंडिकेट पट्टी लगे हैं स्प्रिंग के ऊपर, तो यह मेनली जो होगा वह अलाइनमेंट डेविएशंस पॉजिटिव डायरेक्शंस में इंडिकेट करेगा। यानी अगर कोई स्प्रिंग्स का अलाइनमेंट डेविएशन पॉजिटिव डायरेक्शंस में यहाँ पर इंडिकेट करेगा, यह मेनली AI बैंड्स के जरिए हमें पता लगता है। इसके अलावा अगर बात करें हम कॉपर बैंड्स का, जो कि यहाँ पट्टी लगे होते हैं स्प्रिंग के ऊपर कॉपर बैंड्स का, यह मेनली जो बताता है कॉपर बैंड वह स्प्रिंग के लेंथ को बताता है। लेंथ ऑफ स्प्रिंग को यह बताता है, साथ ही साथ यह बताता है कि जो हमारा अलाइनमेंट डेविएशन हुआ है इनका वैल्यू कितना है, यानी वैल्यू ऑफ अलाइनमेंट डेविएशन। ध्यान रखें, यह जब भी हम टेस्ट लोड कंडीशन में इसे अंडर को कोई भी टेस्ट हम करते हैं, जो इसका एक वर्किंग लोड होता है उनके अंतर्गत इसको जब टेस्ट किया जाता है तो उस दौरान इनका स्प्रिंग का लेंथ कितना है, साथ ही साथ इसमें जो अलाइनमेंट डेविएशन हुआ इनका वैल्यू कितना है,
यह मेनली कॉपर बैंड्स के जरिए पता लगता है। जबकि आप इससे पहले देखते होंगे कि जो एल्युमिनियम बैंड्स है उसमें केवल पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेट करता है अलाइनमेंट डिविएशन का, जबकि इसके अंतर्गत अलाइनमेंट डिविएशन का वैल्यू यहाँ पर पता लगता है। साथ ही साथ स्प्रिंग का लेंथ पता लगता है जब आप किसी लोड के अंतर्गत इसको टेस्ट किया जाता है। ये आपका कॉपर बैंड के जरिए पता लगता है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो स्टाम्पिंग वगैरह होता है ऑन फ्लैट पोजीशन, जहाँ स्प्रिंग का जो फ्लैट पोजीशन होता है वहाँ पर स्प्रिंग से रिलेटेड इसके मंथ्स कौन से महीने में बनाया गया है, कौन से ईयर में बनाया गया है, साथ ही साथ इसके रनिंग सीरियल नंबर जो होते हैं स्प्रिंग का उसको यहाँ पर डिनोट किया जाता है, मार्किंग किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर कोई स्प्रिंग का एआई बैंड जो है एआई बैंड्स के जरिए मेनली हम अलाइनमेंट डिविएशन स्प्रिंग्स के पॉजिटिव डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं। कॉपर बैंड के जरिए स्प्रिंग के लेंथ साथ ही साथ अलाइनमेंट डिविएशंस के वैल्यू को किसी टेस्ट लोड कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो फ्लैट पोजीशन स्प्रिंग का होता है उसके अंतर्गत स्प्रिंग के मंथ एवं ईयर्स को यहाँ पर डिनोट किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके रनिंग सीरियल नंबर को यहाँ पर होता है। चूंकि प्रश्न में मैन्युफैक्चरिंग डिटेल के रिलेटेड पूछा गया था तो यह मेनली स्टाम्पिंग जो होता है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स का वो मेनली फ्लैट पोजीशन जो स्प्रिंग्स होते हैं या तो ऊपर हो सकते हैं या नीचे हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया ऑन द बॉटम कॉइल ऑफ द स्प्रिंग, यानी फ्लैट पोजीशन पर यह मेंशन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक। तो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन जो होता है वो 635 mm, मिनिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक 584 mm होता है। यहाँ पर करेक्ट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा आपसे जो प्लंजर लगा होता है, प्लंजर जो बना होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है और इसका जो फेस डाया होता है वो 457 mm इसका फेस डाया होता है। साथ ही साथ एक एंड पर दो बफर्स के बीच के डिस्टेंस जो होते हैं वो 1956 mm होते हैं। मैक्सिमम प्लंजर स्ट्रोक 127 mm यानी 127 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द सीबीसी फिटेड ऑन एलएचबी कोच हैज डैश फीचर्स। जो एलएचबी कोचों में जो सीबीसी फिटेड होते हैं वो मेनली एच टाइप के सीबीसी होते हैं जो कि एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ आते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई कोचेज एक्सीडेंट्स के दौरान एक दूसरे पर या चढ़ नहीं सकते हैं। इसमें एक प्रकार का और यहाँ पर फीचर्स देख सकते हैं कि जो एलएचबी कोचों में जो इस टाइप के सीबीसी होते हैं इनमें बफिंग एवं पुलिंग एक्शन दोनों यहाँ पर एक साथ देखा जा सकता है। बफिंग एक्शन के लिए यहाँ पर मेनली जो ड्राफ्ट गियर लगे होते हैं बैक साइड में वह मेनली बफिंग एक्शन का काम यहाँ पर करते हैं। साथ ही साथ नक्कल के माध्यम से पुलिंग मोशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट विल हैपन व्हेन द ईयर बिलो ब्रस्ट इन अ कोच फिटेड विद फीवा। अगर कोई कोचेज फीवा के साथ फिट है उस कंडीशन में अगर ईयर बिलो ब्रस्ट होता है तो इसका प्रभाव क्या होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कोई ईयर बिलो है, यहाँ पर आपका फीवा डिवाइस है, एक कनेक्शन आपका यहाँ पर है ईयर बिलो का, सेकेंड कनेक्शन यहाँ पर है, एक ब्री पाइप का कनेक्शन आपका यहाँ पर आया है, यहाँ पर आइसोलेटिंग कॉक लगे हैं और यहाँ पर आपका इंडिकेटर लगा है। फीवा इंडिकेटर एक अदर साइड में लगा होता है प्रत्येक बोगी के लिए। अब यहाँ पर देखते होंगे कि जब आपका किसी प्रकार से ईयर बिलो में आपका डिफेक्ट होगा, यानी अगर यहाँ पर आपका चूंकि फीड पाइप का प्रेशर यहाँ पर होता है, फीड पाइप का प्रेशर जैसे ही यहाँ पर कोई ड्रॉप होगा आपका ईयर बिलो का तो इससे यहाँ पर इंडिकेशन ये जाएगा कि आपका किसी ईयर बिलो से यहाँ पर लीकेज या फेलियर पाया गया। तो इस दौरान जो आपका फीवा डिवाइस में जो पोर्ट लगे हैं जो कि आपका बीपी पाइप का पोर्ट लगा होता है जिससे प्रेशर ड्रॉप होते हैं, तो प्रॉपर यहाँ पर सेंस करने के बाद फीवा इंडिकेटर जो है वह रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन से और आपका जो पोर्ट लगा है वहाँ से बीपी पाइप का प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा और आपको हिसिंग साउंड के माध्यम से आप पूरे गाड़ी में यहाँ पर ब्रेक लग जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर फीवा डिवाइस फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न में व्हाट विल हैपन व्हेन द ईयर बिलो ब्रस्ट इन अ कोच विथ
फिटेड विथ फीवा। जब फीवा के साथ कोई कोचेज फिटेड होगा, ईयर बिल्लो का फेलियर पाया जाता है, तो उस कंडीशन में आपका बीपी पाइप से प्रेशर ड्रॉप होगा और आपका पूरे कोचेज में यहाँ पर ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन में यहाँ पर बोला गया है कि ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, जो कि यहाँ पर करेक्ट बताया गया है। यहाँ से बीपी पाइप का प्रेशर ड्रॉप होगा और ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो एपी प्रेशर जो ड्रॉप होता है वह मिली ईआर जो ईयर बिल्लो होते हैं हमारे फीवा बिल्लो, उसमें हमारा यहाँ पर ड्रॉप होगा। यहाँ से ब्रेक फीवा इंडिकेटर हमारा रेड कंडीशन में हो जाएगा। ब्रेक अप्लाई तब होगा जब हमारा फीवा जो फीवा डिवाइस होते हैं इनके पोर्ट में हमारा बीपी पाइप्स का कनेक्शन होता है, जहाँ से हमारा बीपी पाइप का प्रेशर ड्रॉप होते हैं। यानी हमें यह इंश्योर हो जाएंगे कि हमारा एयर बिल्लो से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, यानी फीट पाइप का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। हमारा उस दौरान फीवा डिवाइस इसको सेंस करेगा और उस दौरान हमारा फीवा इंडिकेटर रेड हो जाएगा, जिससे हमारा इसमें लगे चोक से बीपी पाइप का प्रेशर ड्रॉप होगा, पूरे गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर फंक्शन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट द ब्रेक एक्सीलेटर। ब्रेक एक्सीलेटर्स को एक्चुएट करने के लिए मिनिमम कितने प्रेशर्स के दर का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें कितने दर से यहाँ पर होना चाहिए, तो एक्चुएट करने के लिए पूछा जा रहा है, तो 5 से लेकर 3.2 kg तक का प्रेशर अगर यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस होता है तो इस दौरान हमारा ब्रेक एक्सीलेटर जो कि इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है, यह मिलने ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होते हैं, तो इस दौरान यह एक्चुएट होगा और ब्रेक गाड़ी में लगाने का काम करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर फॉर कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक के लिए एआर टैंक्स का यहाँ पर कैपेसिटी पूछा गया, जो कि 200 लीटर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश वाइल यूज्ड इन डैशबोर्ड गाइड। डैशबोर्ड गाइड में जो वाइल यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, तो वह मिली सर्वोलिन 68 का प्रयोग किया जाता है। और इसमें अगर बात करें तो 40 mm हाइट तक यहाँ पर वाइल लेबल्स यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कितने हाइट mm तक यहाँ पर लेवल तक वाइल इसमें प्रोवाइडेड होते हैं डैशबोर्ड के अंतर्गत, तो 40 mm तक यहाँ पर होते हैं। और इसमें जो वाइल यूज किया जाता है वह सर्वोलिन 68 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है क्लियर मेंटेनेंस टाइम ऑफ प्राइमरी मेंटेनेंस। प्राइमरी मेंटेनेंस यानी एक प्रकार का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, जिसको यहाँ पर बोला गया कि इसके लिए जो मेंटेनेंस टाइम रखा गया है वह 6 आवर्स 6 घंटों का रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडमिंग साइज ऑफ इलास्टोमेरिक पैड फॉर कैस्नो बोगी। कैस्नो बोगी में लगे जो इलास्टोमेरिक पैड जो होते हैं, जो ईएम पैड हमें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इनका कंडमिंग साइज पूछा गया है। तो नए कंडीशन में जो फ्री हाइट होता है वह 46 mm, कंडम कंडीशन में जो फ्री हाइट होता है वह 42 mm ईएम पैड का होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, कंडम साइज पूछा गया था तो 42 mm। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 42 mm, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि अदर कंडीशन भी होते हैं जिसके बिहाफ पर आप ईएम पैड को सर्विस से कंडम कर सकते हैं, जिसमें पहला कंडीशन यह देखने को मिलता है कि अगर कोई रबर पैड के अंतर्गत जो ईएम पैड के अंतर्गत जो रबर पैड होते हैं वह क्रश कंडीशन में, कुचला हुआ कंडीशन में पाया जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप ईएम पैड को कंडम कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन यह हो सकता है कि अगर कोई ईएम पैड के अंदर जो रबर होते हैं उसके सरफेस पर 50 mm से ज़्यादा अगर क्रैक डेवलप होता है तो उस कंडीशन में भी आप ईएम पैड को कंडम कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये होगा कि जो बॉन्ड फेलियर है किसी डायरेक्शन में 40 mm से ज़्यादा अगर बॉन्ड फेलियर पाया जाता है तो उस कंडीशन में भी आपका ईएम पैड कंडम किए जा सकते हैं। तो ये सारे कुछ कंडीशन होते हैं जिसके बिहाफ पर आप ईएम पैड को सर्विस से कंडम कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHV व्हील। LHV व्हील का नया डायमीटर पूछा गया है। तो नया डायमीटर 915 mm, 100 पीसू साइज 862 mm, कंडम कंडीशन 845 mm पर इसको सर्विस से कंडम करते हैं। यहाँ पर नए कंडीशन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ICF कोच की अगर बात करें तो ICF कोच का नए कंडीशन 915, 100 पीसू साइज की अगर बात करें तो 837 mm, कंडम कंडीशन 825 mm पर किया जाता है। वहीं वंदे भारत की अगर बात करें तो वंदे भारत 952 mm, 100 पीसू साइज 896.5 mm और कंडम कंडीशन 877 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, LHD का मतलब क्या होता है। तो LHD का मतलब होता है लोड सेंसिंग डिवाइस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यह मेनली BLC वैगन के अंतर्गत EMT एवं लोडेड डिवाइस जो कि ऑटोमेटिक रूप से होते थे, उनको स्थान पर यहाँ पर लोड को सेंस करने के लिए EMT लोड सेंसिंग डिवाइस लगाया गया है, जिसका काम होता है कि अगर EMT कंडीशन ये सेंस करता है 2.2 का प्रेशर, लोडेड कंडीशन में 3.8 kg का प्रेशर, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के माध्यम से भेजा जाएगा। यह मेनली इसका नंबर्स 1 की संख्या में प्रत्येक बोगी में अवेलेबल होते हैं, 2 की संख्या में प्रत्येक BLC कार में उपलब्ध होते हैं LHD का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF 915, 837, 100 पीसू और 825 mm कंडम। तो इस प्रकार आप सीक्वेंस देख सकते हैं। प्रश्न में नए चक्कों का अभ्यास पूछा गया था, तो 915 mm ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लेंथ ऑफ ईयर ब्रेक होज। जो लेंथ ईयर होज का यहाँ पर लेंथ पूछा गया है, जो कि 660 ± 6 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मच सेलिंग ऑन अ व्हील कैन बी अलाउड। सेलिंग व्हील के ऊपर कितने mm तक अलाउ होते हैं। तो यहाँ पर 40 mm लेंथ तक हम सेलिंग अलाउ कर सकते हैं। डेप्थ की अगर बात करें तो 1.5 mm हम डेप्थ अलाउ कर सकते हैं। व्हील ट्रेड्स के ऊपर जो सेलिंग क्रिएट होने का जो कारण की अगर बात करें, जब भी ब्रेक बाइंडिंग होते हैं, व्हील स्किड होकर चलते हैं, तो इससे व्हील ट्रेड्स एवं रेल लाइंस के बीच हीट जनरेट होता है, जिससे व्हील ट्रेड्स में जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट कर बाहर निकलते हैं, जिससे यहाँ पर एक गड्ढे तरह के यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, जिससे हम व्हील सेलिंग के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि कितने यहाँ पर अलाउ किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर 40 mm तक तो मैक्सिमम होते हैं इसका। तो यहाँ पर विद इन रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर 30 mm यहाँ पर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड 35 mm न्यू कंडीशन, कंडम कंडीशन में 7 mm पर हम ब्रेक पैड को यहाँ पर कंडम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, साइज ऑफ चोक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। इमरजेंसी ब्रेक वाल्व के लिए किसी प्रकार का चोक नहीं होता है। उस केस में हम केवल प्रॉपर रूप से 5 kg का जो प्रेशर होता है वह स्टैग्ड रूप से किया जाता है। इसमें कोई भी यहाँ पर नो चौक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मेन फंक्शन ऑफ स्पीड सेंसर इन WSPD। जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस जो होते हैं सिस्टम, इनमें मेन फंक्शन स्पीड सेंसर का क्या होता है। WSP डिवाइस के अंतर्गत मेनली स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील मेनली एक्सल के ऊपर माउंटेड होते हैं। फोनिक व्हील के लिए 3 स्टड लगे होते हैं, जो कि M8 स्टैंडर्ड का टॉर्क वैल्यू आपका कहीं कहीं 21 न्यूटन मीटर, कहीं आपका 30 न्यूटन मीटर मेंशन होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो स्पीड सेंसर को हम एक प्रकार का पल्स जनरेटर भी कहीं कहीं बोलते हैं। एग्जाम के अंतर्गत यह पूछे जा चुके हैं कि स्पीड सेंसर ऑल्सो नोन एज पल्स जनरेटर। फोनिक व्हील के ऊपर 80 नंबर्स में यहाँ पर छोटे छोटे दांत लगे होते हैं, जिनको जो ग्राउंड या रोटेट करते हैं, तो इसको यह मेजर किया जाता है स्पीड सेंसर के माध्यम से, और यह सिग्नल मेनली माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर जो सिग्नल रिसीव होता है
स्पीड सेंसर के माध्यम से उसके बिहाफ पर यह सिग्नल डंप वाल्व को भेजता है। डंप वाल्व यह सिग्नल प्राप्त करने के बाद ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पीड सेंसर में फोनिक व्हील के बीच गैप कितने होते हैं, तो यह मेनली 0.9 से लेकर 1.4 mm तक इसका गैप होता है, जिसका मेजरमेंट फीलर गेज के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि स्पीड सेंसर का क्या कार्य होता है। तो स्पीड सेंसर का कार्य मेनली होता है कि जो फोनिक व्हील को चक्कर लगाने पर जो डिफरेंस वगैरह जो आते हैं, पल्स जनरेट के माध्यम से यहाँ पर यह सिग्नल रिसीव करता है, माइक्रो प्रोसेसर को यह सिग्नल भेजता है। यह मेनली फंक्शन होता है स्पीड सेंसर का। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, टू सेंस स्पीड ऑफ एक्सल्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 800 का 35% यानी 35/100 यहाँ पर बोला गया है। 20 से 20 कट हो जाएगा। जब आप 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा डायमेंशन, वो कितना निकल कर आएगा, वह मेनली आपका 280 निकल कर आएगा। यानी यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वेट ऑफ द बोगी। बोगी का वेट पूछा गया है। चूंकि यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि आईसीएफ का बोगी पूछा गया है या फिएट बोगी जो कि एलएचबी कोचों में प्रयोग किए जाते हैं। अगर फिएट बोगी के बिहाफ पर अगर ले तो फिएट बोगी का वेट 6300 kg होता है। यानी अगर टन की बिहाफ पर बात करें तो 6.3 टन होता है। तो यहाँ पर आप कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया प्रश्न में, तो आप यहाँ पर ऑप्शन बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट ऑफ द एलएचबी रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन अ 3 मिनट्स इज। यानी यहाँ पर बोला है जब भी लीकेज टेस्ट एलएचबी रेक के अंतर्गत किया जाता है तो मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड जो होते हैं फीड पाइप के अंतर्गत 3 मिनट के अंतर्गत कितना होता है। तो फीड पाइप हो या ब्रेक पाइप हो, लीकेज टेस्ट जो होता है वो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। यानी 1 मिनट में 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का लीकेज रेट पर मैक्सिमम ड्रॉप अलाउ होता है। चूँकि 3 मिनट में पूछा गया था, तो 3 मिनट में आपका 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील। वन व्हील की जगह पर यहाँ पर वन व्हील सेट या एक्सल होना चाहिए, क्योंकि एक व्हील के ऊपर नहीं माउंटेड होते। यहाँ पर प्रॉपर जो ब्रेक डिस्क होते हैं वह मेनली एक्सल के ऊपर माउंटेड होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक एक्सल पर मेनली 2 ब्रेक डिस्क माउंटेड होते हैं। अगर यह आप एलएचबी कोच के बिहाफ पर प्रश्न लिया जाता है, अगर आप वंदे भारत के बिहाफ पर लिया जाता है तो वंदे भारत में प्रत्येक व्हील के ऊपर यह आपका ब्रेक डिस्क माउंटेड होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के आंसर यहाँ पर चेंजेज हो सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रश्न को एज अ एलएचबी कोच के बिहाफ पर हम लेते हैं तो यहाँ पर व्हील सेट्स होना चाहिए और प्रत्येक व्हील एक्सल पर 2 के नंबर्स में यहाँ पर ब्रेक डिस्क होने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न आपका एलएचबी कोचों के रेक के बिहाफ पर यहाँ पर बताया गया है। अगर आपसे वंदे भारत के रेक के बिहाफ पर पूछा जाता तो उस केस में प्रत्येक व्हील के ऊपर हमारा एक ब्रेक डिस्क माउंटेड होते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर यहाँ पर हो सकता था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी अंडरस्लैंग वाटर टैंक्स आर प्रोवाइडेड ऑन WRRM कोचेज। WRRM कोचेज के अंतर्गत अंडरस्लैंग में वाटर टैंक्स जो लगे होते हैं वो कितने नंबर्स में लगे होते हैं वह यहाँ पर पूछा गया है। तो WRRM के अंतर्गत 1 की संख्या में टैंक लगे होते हैं अंडरस्लैंग में, जिसका कैपेसिटी 450 लीटर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सिंगल पाइप सिस्टम इज यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम व्हेन। सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम का प्रयोग हम तब करते हैं जब बीपी पाइप यानी फीड पाइप ब्रोकन हो गया हो या
बीपी पाइप ब्रोकन हो गया हो, क्योंकि हॉज पाइप के केस में हम हॉज को हम चेंज कर सकते हैं इन रूट के कंडीशन में। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमें सिंगल पाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल पूछा गया सिंगल पाइप किस कंडीशन में कर सकते हैं, तो फीड पाइप ब्रोकन हो या फिर बीपी पाइप ब्रोकन हो उस कंडीशन में कर सकते हैं, यानी आइदर ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सेल गाइडेंस अरेंजमेंट यूज्ड इन आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज बोगी। आईसीएफ एवं आरसीएफ बोगी में किस प्रकार के एक्सेल गाइड अरेंजमेंट प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें मेनली टेलीस्कोपिक एक्सेल गाइड विथ वाइल्ड डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। जिनमें अगर बात करें वाइल्ड डैम्पिंग का, तो वाइल्ड सर्बोलिन 68 का प्रयोग किया जाता है, जिसका हाइट लेवल जो होता है 40 mm इसके लेवल होते हैं वाइल्ड लेवल, तो इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मिनिमम शॉप इशू साइज ऑफ आईसीएफ सॉलिड व्हील। जो आईसीएफ सॉलिड व्हील का जो प्रयोग किया जाता है, इनका नए कंडीशन में व्यास चक्कों का 915, शॉप इशू साइज जो होता है 837 mm और कंडम कंडीशन में जो होता है वो 825 mm पर इसको सर्विस से कंडम किया जाता है। तो यहाँ पर शॉप इशू साइज पूछा गया था, तो 837 mm यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में इस प्रकार का मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आईसीएफ कोचेज का शॉप इशू साइज 837 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फुल नेम ऑफ पीईएवी। पीईएवी का फुल नेम होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें चोक डाया का जो कि एलएचपी कोचों में 19 mm यानी 19 mm का होता है, आईसीएफ कोचे में इसका चोक डाया 8 mm का होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक जो कि अगर बात करें जो आईसीएफ अभी करंट में आईसीएफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप्स के जो कोचिंग स्टॉक है, इसमें किस प्रकार का ब्रेक ब्लॉक, इसमें मेनली के टाइप के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो के टाइप्स ब्रेक ब्लॉक्स आपको बीएमबीएस में भी जो गुड्स वैगन है उसमें यूज किए जाते हैं, जबकि एल टाइप का प्रयोग अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम गुड्स स्टॉक में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों का अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स 2.5 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सिक मेमो बुक्स जो कोचिंग रेक मेंटेनेंस में जो अलग अलग प्रकार के कामों के लिए यहाँ पर रोलिंग स्टॉक मेमो यहाँ पर दिया जाता है, जिसे RS से डिनोट किया जाता है, जिसे रोलिंग स्टॉक मेमो बोला जाता है फुल फॉर्म में। तो यहाँ पर बोला गया कि सिक मेमो के लिए जो बुक जो इशू किया जाता है वो कौन सा इशू किया जाता है, तो सिक मेमो के लिए RS यानी रोलिंग स्टॉक मेमो 16 का यहाँ पर यूज किया जाता है, 16 का RS 16 रोलिंग स्टॉक 16 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा रोलिंग स्टॉक 17 का प्रयोग फिट मेमो के लिए किया जाता है, तो इसको ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पर जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत, रोलिंग स्टॉक 71 का जो कि कोच मेंटेनेंस हिस्ट्री के लिए यूजली लिया जाता है, जबकि यहाँ पर RS7 की अगर बात करें तो वह मेनली ट्रेन एग्जामिनर डायरी को लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं RS8 की अगर बात करें तो यह मेनली रजिस्टर फॉर हॉट बॉक्स के लिए यूज में लिए जाते हैं, जबकि रोलिंग स्टॉक 15 की अगर बात करें तो रजिस्टर ऑफ ट्रेन एग्जामिनर्स बुक के लिए यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ क्वाइल स्प्रिंग्स इन एन ऑल क्वाइल फीड बोगी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि टोटल नंबर्स यहाँ पर क्वाइल स्प्रिंग का पूछा गया है जब आपका पूरे बोगी क्वाइल स्प्रिंग पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कि यार पूरे बोगी क्वाइल पर बेस्ड है, तो यहाँ पर प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स में
टोटल प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स यहाँ पर 4 के नंबर्स में होते हैं, जिसमें 2-2 स्प्रिंग आउटर एवं इनर स्प्रिंग प्रत्येक चक्कों पर माउंटेड होते हैं। वहीं अगर बात करें हम, ये आपका प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स के प्राइमरी सस्पेंशन के पास होता है, जबकि सेकेंडरी सस्पेंशन के लिए एक आउटर एवं इनर स्प्रिंग्स लगे होते हैं। तो इस प्रकार आपका जो बात करें अगर, ये आपका प्राइमरी यहाँ पर हो गया, ये आपका सेकेंडरी सस्पेंशन के लिए लिया गया है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल 12 के नंबर्स में आपका इनर एवं आउटर्स प्राइमरी एवं सेकेंडरी सस्पेंशन को मिलाकर टोटल स्प्रिंग का नंबर्स यहाँ पर आते हैं 12 नंबर्स में, 12 नंबर्स में। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होना चाहिए वह यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बात करें कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ WRRM। WRRM लगेज रूम का यहाँ पर कैपेसिटी क्षमता पूछा गया है, जो कि 5 टन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ PLC। PLC का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो PLC के फुल फॉर्म की अगर बात करें हम, तो यह मेनली प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली 24 वोल्ट DC सप्लाई पर काम करते हैं, जिसमें 8 इनपुट एवं 4 यानी 4 आउटपुट्स यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि रिकॉर्ड स्पीड ऑफ व्हीकल्स के स्पीड को, यानी कोई ट्रेन रेक है इसके स्पीड को रिकॉर्ड करने का काम PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के माध्यम से किया जाता है, जिसके बिहार से जो CDTS होते हैं इनमें लगे रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज साइकिल जिसका एक लिमिट सेट होता है, उस लिमिट्स को एक्सीड करता है। साथ ही साथ जो इसके 30 kmph से ज़्यादा अगर स्पीड लिमिट पाया जाता है तो उस केस में इसका टैंक के जो नीचे वाला बॉटम वाल्व होता है वो खुल जाता है। इस प्रकार CDTS यहाँ पर फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं इनमें ध्यान रखें, अंग्रेजी के प्रश्न में रेडियस दिया गया जिसका मतलब होता है त्रिज्या, जबकि यहाँ पर व्यास का मतलब होता है यहाँ पर डायमीटर होता है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा अंग्रेजी प्रश्न वर्जन को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप अंग्रेजी प्रश्न आपका करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। अगर कोई सिलेंडर है यानी कोई वेलन है जिसका यहाँ पर जो हाइट है वो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, जबकि इसका रेडियस है जो वो आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस केस में वॉल्यूम पूछा गया सिलेंडर का। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वह मिली πr² होता है। पाई का वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में 22/7 होता है, जबकि आपका पॉइंट्स के वैल्यू में लिया जाए तो 3.14 लिया जाता है ऑलवेज। यहाँ पर रेडियस की अगर बात करें, रेडियस यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, 2 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं। जबकि हाइट आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया है, एक 7 से एक 7 यहाँ पर कट हो जाएगा। आपका जो टोटल निकल कर आएगा वैल्यू वो आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब के फॉर्म में होता है। तो क्यूब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ द ब्रेक पैड आर बियरिंग आउट इन टेपर कंडीशन द करेक्ट एक्शन विल बी। अगर कोई जो LHB फिएट बोगी में हमारा ब्रेकिंग करने के लिए ब्रेक ब्लॉक के स्थान पर ब्रेक पैड का प्रयोग किया जाता है, इनका जो नए कंडीशन में डायम थिकनेस होता है 35 mm, कंडम कंडीशन में 7 mm तक कंडम किया जाता है। इनमें देखा जाता है कि जो बियरिंग कंडीशन जो होते हैं इनमें टेपर कंडीशन में अगर कोई बियरिंग घिसा हुआ पाया जाता है तो उस केस में जो हम एक्शन लेंगे कि इसको हम इग्नोर करके चलेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार का हम
यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन यार्ड फॉर एयर ब्रेक सिस्टम ट्रेन शुड बी चेंज व्हेन इट्स थिकनेस। जब भी यार्ड के अंतर्गत कोई ब्रेक ब्लॉक, कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स का चेंजिंग करने की अगर कोई पूछा जाता है आपसे प्रश्न, तो आप प्लीज आप 10 mm मार्क करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट विल यू डू इफ हैंड ब्रेक आर अप्लाइड बट ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन। अगर हैंड ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में पाया जाता है बल्कि ब्रेक इंडिकेटर अगर ग्रीन दिखा रहा है तो इसका क्या सेंस हो सकता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वो एज अ जो LHP का जो गार्ड बान होता है LWRRM, उसके बिहार पर यह प्रश्न एज ऑप्शन से स्पष्ट हो रहा है कि यह प्रश्न उसी बिहार पर पूछा गया है। तो अगर बात करें जो LHP कोचों में जो ब्रेक बान होते हैं LWRRM, इनमें कुछ अरेंजमेंट होते हैं ब्रेकिंग करने के लिए जब हैंड ब्रेक का आप उपयोग करते हैं। इनमें सबसे पहले यह देखने को मिलता है कि जो ऊपर आपका हैंड केबल होता है, हैंड केबल के बॉक्स के अंतर्गत आपका एक थ्रेड के फॉर्म में एक रड होता है, थ्रेड के फॉर्म में। जब यहाँ पर यहाँ पर यह बॉक्स लगा होता है जिसे आप रोलर लीवर वाल्व बोलते हैं, जिसका कनेक्शन यहाँ पर एक कनेक्शन आपका प्रेशर टैंक से होता है जो कि 6 लीटर के साथ कनेक्टेड होता है। सेकेंड कनेक्शन यहाँ पर इंडिकेटर के साथ होता है जो कि नॉर्मल आप किसी कोचेज के अंतर्गत LHP कोचों के अंतर्गत आप प्रत्येक बोगी के लिए एक साइड में एक इंडिकेटर लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप हैंड ब्रेक के लिए एक अलग से इंडिकेटर वहाँ पर मेंशन होता है फॉर हैंड ब्रेक। तो यहाँ पर दोनों साइड एक की संख्या में हैंड ब्रेक इंडिकेटर लगे होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो रोलर लीवर वाल्व जो यहाँ पर आपका बताया गया, इसके ऊपर जस्ट ऊपर आपका थ्रेड के माध्यम से यहाँ पर थ्रेड ब्लॉक यहाँ पर होते हैं, थ्रेड ब्लॉक विथ लीवर के साथ यहाँ पर होते हैं, और जिसमें जो कनेक्शन जो होते हैं वो बेवल गियर के साथ अरेंजमेंट होते हैं। जैसे अब हैंड व्हील को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमाते हैं तो यह अप्लाइड कंडीशन को, और एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो यह मेनली रिलीज कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार जैसे आपको यह इंडिकेशन होता है कि आपका हैंड ब्रेक अप्लाई कंडीशन में है, जबकि आपका इंडिकेटर ग्रीन कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यह जो 2 केबल बोगी के लिए गया है, या तो केबल इसका कोई डिस्टर्ब हो गया हो, दूसरा यह हो सकता है कि जो एयर टैंक्स के लिए जो पार्किंग ब्रेक के लिए जो लाइंस गए हैं वो यहाँ पर किसी प्रकार का वो यहाँ पर डिफेक्टिव हो सकता है, या प्रेशर टैंक से किसी प्रकार का प्रेशर यहाँ पर ना हो। तो ये सारे कुछ कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पर, या तो यहाँ पर जो प्रॉपर रोलर यहाँ पर जो है रोलर लीवर वाल्व को यहाँ पर टच नहीं कर पा रहा हो। तो ये भी यहाँ पर ये कॉज हो सकते हैं जिससे यहाँ पर आप पूरे हैंडबिल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद भी, यानी अप्लाई कंडीशन होने के बाद भी, या रोलर लीवर वाल्व्स प्रॉपर प्रेशर को क्लोज नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण यह इंडिकेटर प्रॉपर ग्रीन अवस्था में दिखा रहा है। तो ये सारे कुछ कॉज हो सकते हैं यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर का, तो चेक द प्रेशर इन प्रेशर टैंक्स। प्रेशर टैंक जो कि 6 लीटर का, उसमें प्रेशर है या नहीं है उसको चेक किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो चेक द लीकेज ऑफ पार्किंग ब्रेक्स लाइन, कोई पार्किंग लाइंस में जो किसी प्रकार का लीकेज है इंडिकेटर्स वगैरह में, उसको भी यहाँ पर देखा जाना चाहिए। साथ ही साथ जो केबल्स का जो सेटिंग्स है ब्रेक कैलिपर के साथ वह प्रॉपर है, उसको भी चेक किया जाना चाहिए। साथ ही जैसे ही आप प्रेशर टैंक को चेक करें, इसके साथ जो रोलर लीवर वाल्व जो लगे होते हैं उसको भी चेक किया जाना चाहिए कि प्रॉपर उसमें थ्रेड से यहाँ पर थ्रेड ब्लॉक्स टच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसको भी आप जांच कर सकते हैं। तो इसको जांच करके आप यहाँ पर डिसीजन आप ले सकते हैं जब आपका हैंड ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में, जबकि इंडिकेटर आपका ग्रीन अवस्था में शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए था डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील ऑफ LHP के इनर व्हील्स के बीच डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया, जो कि होता है 12,340 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट्स। कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट्स के लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड होते हैं वो कितना होते हैं? तो कंट्रोल आर्म बोल्ट्स के लिए अगर बात करें तो इसके लिए जो टॉर्क होते हैं वो 170 न्यूटन मीटर का लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चेकिंग ऑफ एयर होज इज डन इन। जब भी हम टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो उस दौरान आप ध्यान रखिए कि जो एयर होज का चेकिंग किया जाना चाहिए वह D1, D2 एवं D3 तीनों शेड्यूल्स में किया जाना चाहिए कि प्रॉपर या किसी प्रकार का लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन पावर कार। पावर कार्स में एक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें, चूंकि एक एक्सल पर 2 होते हैं, पूरे पावर कार के अंतर्गत 4 एक्सल होते हैं। तो 4 एक्सल्स के लिए यानी 2 × 4 करेंगे आप, तो टोटल 8 नंबर्स में प्रत्येक पावर कार में आपका ब्रेक डिस्क निकल कर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 8 नंबर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए स्क्वायर हैज और इट्स एंगल्स इक्वल टू, यानी कोई एक स्क्वायर है, इसका जो प्रत्येक एंगल जो एक दूसरे से होगा वह 90 डिग्री पर होगा, यानी जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री के लिए। वह प्रत्येक जो एड्ज इसका होगा एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फ्रेट स्टॉक प्रीमियम रेक्स बीपीसी वैलिडिटी। जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होता है प्रीमियम रेक्स के लिए वह कितना होता है? तो अलग कंडीशन में अगर बात करें हम, अन्य कंडीशन देखिए तो 95% इसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन में ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए मिनिमम। इसके अलावा ग्रीन कलर्स में बीपीसी इशू किए जाना चाहिए। इसके प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए 75 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होता है। साथ ही साथ इसका जो वैलिडिटी पीरियड है वो 12 + 3 डेज होता है, लेकिन अभी कैंट बेसिस में ट्रायल बेसिस पर इसे 5 डेज के तौर पर लिया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज वैगन्स। जो मालगाड़ी जो होते हैं वैगन के केस में सेम एक्सल पर 0.5 mm, सेम बोगी पर 13 mm 13 mm और सेम वैगन या डिफरेंट बोगीज ऑफ सेम वैगन, उस केस में 25 mm तक हम व्हील ट्रेड डायमीटर्स में वेरिएशन अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि सेम एक्सल में पूछा गया था 0.5 mm, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द लमसम अवार्ड गिवन फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन। कोई कैंडिडेट अगर हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन पास करता है तो उस केस में उस कर्मचारी को कितना लमसम अवार्ड दिया जाएगा, वो यहाँ पर प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कोई स्टेनोग्राफी हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन के लिए वो पास करता है तो उस केस में उसे Rs 3000 रुपीज़ एज ए लमसम अवार्ड के तौर पर उस कर्मचारी को प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड पेड फॉर पासिंग हिंदी प्राग एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द हिंदी टीचिंग स्कीम विथ इंडिविजुअल एफर्ट्स। कोई इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ कोई हिंदी टीचिंग स्कीम के द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, इसमें कोई कर्मचारी ध्यान रखिए प्राग्ञ एग्जाम्स को पास करता है तो इस केस में जो लमसम अवार्ड दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। तो इसके लिए 3 कंडीशन होते हैं। एक अगर बात करें प्रबोध के केस में अगर कोई कैंडिडेट पास करता है तो प्रबोध के केस में इसे 1600 रुपये एज ए लमसम के अवार्ड के तौर पर दिया जाता है। वहीं बात करें प्रवीण के लिए जो लमसम अवार्ड के तौर पर दिया जाता है वह
1500 रुपीज़ दिया जाता है। वहीं अगर बात करें प्राग एग्जाम के लिए 2400 रुपीज़ एज ए लमसम अवार्ड के तौर पर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था प्राग एग्जाम के लिए, तो यह मेनली 2400 रुपीज़ यहाँ पर लमसम अवार्ड के तौर पर दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, हु इज द एडिशनल मुख्य राजभाषा अधिकारी ऑफ बेंगलुरु डिवीजन। किसी भी डिवीजन के अंतर्गत कोई एडिशनल मुख्य राजभाषा अधिकारी जो होते हैं वह ADRM एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं, और यह जो होते हैं, ध्यान रखिए ए जो डिनोट किया गया है वह मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए डिनोट किया गया है, यानी प्रशासनिक के लिए डिनोट किया गया है, उसको यह बनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड पेड फॉर पासिंग हिंदी परवीन एग्जाम हिल्ड बाय द हिंदी टीचिंग स्कीम विद इंडिविजुअल एफर्ट्स। अगर कोई हिंदी अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स के माध्यम से कोई एग्जाम परवीन एग्जाम पास करता है जो कि हिंदी टीचिंग एग्जाम्स के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो इस केस में उसे जो लमसम अवार्ड दिया जाएगा वह 1500 रुपीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा परवीन को लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2400 प्राग एग्जाम के लिए दिया जाता है, प्रबोध के लिए 1600 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट विल बी द वर्ल्ड हिंदी डे विल बी सेलिब्रेटेड एवरी डे। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के अंतर्गत हिंदी संसद अनुभाग सेक्शन का गठन यानी एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो यह मेनली 1960 के अंतर्गत हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन के गठन किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, मेंशन द नेम ऑफ अवार्ड टू बी गिवन फॉर राइटिंग द बुक ऑफ हिंदी पोएम बाय द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं राइटिंग ऑफ द बुक, कोई हिंदी बुक्स कविता का बुक जो पोएम्स का बुक अगर कोई ओरिजिनली रूप से कोई कर्मचारी या लिखा जाता है तो उनके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं। तो हिंदी अगर कोई पोएम्स के लिए अगर दिया जाता है तो पोएम के केस में यह मैथिली शरण गुप्त अवार्ड दिया जाता है, जबकि स्टोरी या नोवेल अगर कोई लिखता है तो उस केस में प्रेमचंद अवार्ड दिया जाता है, जबकि कोई टेक्निकल बुक लिखता है ओरिजिनली रूप से तो उसे लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वह हिंदी पोएम के लिए पूछा गया था कि हिंदी पोएम लिखने के लिए क्या दिया जाता है, तो हिंदी पोएम लिखने के लिए उसे मैथिली शरण गुप्त अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर टू बी यूज्ड इन द फॉर्म्स टू बी यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक्स। जनरल पब्लिक्स के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्म्स को कितनी भाषाओं में तैयार किया जाना चाहिए। अगर कोई फॉर्म्स है जिसको पब्लिक यूज पर्पस के लिए यूज में लिया जाना है तो उसको कितने लैंग्वेज में तैयार किया जाना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पब्लिक पर्पस के लिए फॉर्म्स जो होते हैं उसे ट्राई लिंगुअल फॉर्म में जारी करना पड़ता है, जिसमें पहला होता है रीजनल लैंग्वेज, कोई जो प्रादेशिक भाषा है जो किसी पार्टिकुलर रीजन से आते हैं उसका या प्रादेशिक रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। सेकेंड लैंग्वेज जो प्रायोरिटी दिया जाता है वह हिंदी को दिया जाता है। थर्ड केस में इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर प्रीफर किया जाता है, यानी ट्राइलिंगुअल फॉर्म में
कोई फॉर्म्स जारी किया जाएगा और जनरल पब्लिक के यूज पर्पस को देखते हुए, जिसमें रीजनल लैंग्वेज, सेकेंड हिंदी एवं थर्ड इंग्लिश होगा। तो इस प्रकार टोटल 3 लैंग्वेज में यह जारी किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पब्लिक रिलेटेड बोर्ड शुड बी इन हाउ मेनी लैंग्वेज। अगर कोई पब्लिक रिलेटेड जो बोर्ड्स अगर होगा तो उसको कितने लैंग्वेज में जारी किया जाना चाहिए, तो इसको भी ट्राईलिंगुअल लैंग्वेज में जारी किया जाना चाहिए, जिसमें रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एवं लास्ट इंग्लिश फॉर्म में जारी किया जाना चाहिए। इस केस में भी 3 लैंग्वेज में यह जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी पब्लिक रिलेटेड बोर्ड्स को 3 लैंग्वेज में जारी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन सेट अप इन 1955। जो 7 जून 1955 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन हुआ था, जिसके पहले जो अध्यक्ष थे वह बीजी खेर को बनाया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो चेयरमैन है तो कौन है, तो यहाँ पर श्री बाला साहब गंगाधर खेर यहाँ पर हो जाएगा बीजी खेर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन द्वारा जो सेटअप किए गए थे कमिटी के जो चेयरमैन थे वह थे जीवी पंत को बनाया गया था। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो प्रश्न से। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपके पास भी कोई इस प्रकार का पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।